अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे पास है आईसीपी की लैब 2 और इस लैब के टॉपिक्स हैं हमारे पास स्टैंडर्ड आयोस। ठीक है, तो कल अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड की थी तो उसमें मैंने एक जिक्र भी किया था कि हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट के लिए कुछ फंक्शंस या प्री डिफाइंड फीचर्स मौजूद हैं। ठीक है, और वो मौजूद हैं हमारे पास स्टैंडर्ड आयो STDIO लाइब्रेरी में। ठीक है, तो उनमें और भी फंक्शन मौजूद होंगे, लेकिन हम सिर्फ ये यूँ कहें कि मैंने भी अभी तक सिर्फ जो है ये 2 फंक्शन ही यूज़ किए हैं, लेकिन इसके अलावा और भी हैं। तो हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे उनमें एक है printf फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट या मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए, और सेकंड इज scanf फॉर स्टैंडर्ड इनपुट जो कि हमारी मॉनिटर कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए होते हैं। और प्लस ऑपरेटर्स का भी जिक्र हुआ है, तो थोड़े बहुत हम ऑपरेटर्स को भी देख लेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डेप्थ में हम ऑपरेटर्स को थ्योरी में विजिट कर लेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो देख लेते हैं लैब में हमारे पास क्या है। अच्छा, लैब में स्टार्ट थोड़ा सा आगे के टॉपिक से हो गया है जिसमें वेरिएबल्स और के बारे में बताया हुआ है। इसको फ़िलहाल मैं स्किप कर देता हूँ, इसको भी स्किप कर देता हूँ, इस पे भी आते हैं और इस पर भी आते हैं। ठीक है, उससे पहले हम आते हैं अपने उसी प्रोग्राम पे जहाँ हमने क्लास कल एंड की थी। तो मैं दोबारा से वही प्रोग्राम अपना रन कर लेता हूँ, या कहते हैं दोबारा से लिख लेता हूँ। अच्छा, कल एक प्रॉब्लम हमने फेस की थी, जो सॉफ्टवेयर था मेरा रन मतलब सॉफ्टवेयर तो चल रहा था, लेकिन उसमें जो मैं कोडिंग कर रहा था वो रन नहीं हो रही। ठीक है, तो उसके पीछे जो रीज़न है वो ये, कोई रीज़न तो नहीं मिल सका, मैंने काफ़ी देखा, लेकिन इसका सोल्यूशन जो है अल्टीमेटली यही हुआ कि मुझे अपने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके क्लीन इंस्टॉलेशन दोबारा से करनी पड़ी। ठीक है, किसी वजह से वो करप्ट हो गया था, तो मैंने रीइंस्टॉल किया, तो वो जो इशू आ रहा था, एरर शो नहीं हो रहा था, वो होने लगा। तो मैं आपके लिए वही फाइल दोबारा ओपन कर देता हूँ। अच्छा, इसमें यह कल हमने किया था, ठीक है, सबको याद है, या चले मैं दोबारा से कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैंने क्लीन स्लेट कर दी बिल्कुल। दोबारा से हम लिख लेंगे इस प्रोग्राम को और दोबारा से वही एरर स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करके भी देख लेंगे कि वो एरर आते हैं या नहीं आते। अच्छा, अगर आप लोगों ने इंस्टॉलेशन की हो और आप लोग सोच रहे हो कि सर मेरे पास तो ये स्क्रीन जो है वाइट आ रही है, तो आप इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, वाइट आए ब्लैक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी अपनी प्रेफरेंस है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ टूल में से जाकर एडिटर ऑप्शन और यहाँ कलर में आके थीम्स के ऑप्शन है, आप इधर से थीम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई सी भी थीम आप चाहें ऐसे पिक कर लें, कुछ वाइट हैं कुछ ब्लैक हैं, तो डार्क मोड वगैरह भी इसमें अवेलेबल है, लेकिन कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं है। तो खैर मैंने ये पिक कर ली, तो खैर इट्स बियॉन्ड द स्कोप। हम स्टार्ट करते हैं वही हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कल की तरह। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में मैंने कल स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कि हमेशा मुझे ये लाइन लाजमी लिखनी है, इंट मेन इन ब्रैकेट, एंड देन ब्रैकेट के बाद मुझे लगाने हैं ये राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स जो बताते हैं, क्या बताते हैं राउंड ब्रैकेट्स, कि ये चीज़ क्या है, मेरे पास फंक्शन है और उसके अंदर मैं वॉइड लिखूँ ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कर्ली ब्रैकेट्स बताते हैं कि यहाँ से फंक्शन मेरा बिगिन हो रहा है, बिगिन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मुझे पता है कि आखिरी लाइन जो है वो रिटर्न 0 ही होगी। ठीक है, ये बात मैंने पढ़ी थी, बताई थी कल, कि हर प्रोग्राम में ऐसे ही होगा। ठीक है, तो हर प्रोग्राम में ये चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ डिट्टो ही लिखी जाएंगी। अच्छा, फिर मैंने क्या किया था, सिर्फ इसमें एक अदद प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ किया था और यहाँ पे लिखा था सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट। और फिर मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया था, सेव किया। सबसे पहले मैंने स्टेप्स भी बताए थे, सबसे पहले क्या था, आपका स्टेप्स होने चाहिए हमेशा। स्टेप 1 आपको करना चाहिए सेव, स्टेप 2 आपका हमेशा होना चाहिए कंपाइल, और फिर मैंने लास्ट स्टेप बताया था हमेशा 3 होना चाहिए आपके पास, रन या एग्जीक्यूट। ठीक है,
तो सेव करने हैं तो ज़रूरी है, सेव नहीं करेंगे आपके चेंजेस आउटपुट पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे और कंपाइल नहीं करेंगे तो वो आपकी फाइनली जो एक्जी फाइल बनती है उसमें नहीं जाएगी। तो ये 3 स्टेप्स किए, मैंने सेव किया, सेव के बाद मैंने डायरेक्टली कंपाइल कर दिया F9 से। तो यहाँ पे मुझे एक एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? इसमें एक्चुअली 2 एरर आ रहे हैं मेरे पास। अगर देखा जाए, मैं आपको आज एरर पढ़ना बता रहा हूँ इसमें। अच्छा, एरर से पहले मैं फिर से बता देता हूँ, क्या हम जो सॉफ्टवेयर इस लैब में यूज़ करेंगे वो है dev C++। ठीक है, कोई ख़ास वजह नहीं है इसको प्रेफर करने की, सिर्फ यही है कि ये लाइट वेट है। ठीक है, लाइट वेट है एंड फ्री है। तो ये दोनों अच्छी मोटिवेशन है किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कि लाइट वेट है यानी उसका साइज़ कम है और जो ये है फ्री है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, उन पर भी कोडिंग हो सकती है, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं सच इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, लेकिन बस एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप ऑटोमेटेड टूल प्रेफर ना करें तो बेहतर है। ठीक है, ऑटोमेटेड टूल्स आते हैं वो इसलिए रिकमेंडेड नहीं है, फिर आप लर्न नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लर्निंग फेज़ में, तो हम इसे ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका लिंक मैंने ऑलरेडी कल आप लोगों को से शेयर कर लिया था, जो हमारा चैट ग्रुप है उस पर, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलें, तो वापस आते हैं एरर पर। मैंने इसलिए पहले बताया सॉफ्टवेयर, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर में एरर अलग अलग तरीके से दिखाई दे सकता है, तो उसको आप शायद को रिलेट ना कर पाएँ। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में देखें तो ये मुझे क्लियरली हाईलाइट करके बता रहे इस लाइन पे कोई गड़बड़ है। क्रॉस भी आ रहा है यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, और यहाँ पे देखें छोटा सा क्रॉस भी ये बता रहा है, हाईलाइट भी कर रहा है ये लाइन, यहाँ पे कुछ एरर है। और अगर देखना है आपने एरर क्या है, तो ये बता रहा है कि लाइन नंबर 6 पे एक एरर है। ठीक है, लाइन नंबर 6 कौन सी? ये वाली है। लाइन नंबर 6 पे क्या एरर है? लाइन नंबर 6 पे एक एरर नहीं बल्कि मुझे वार्निंग दे रहा है, ऑरेंज में है, वार्निंग दे रहा है, इनकम्पैटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन printf। ये कह रहा है कि आप ये जो printf फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ये इम्प्लिसिटली कर रहे हैं, इसकी आपने कहीं डिक्लेरेशन नहीं की। पहला एरर तो दे रहा है इस printf फंक्शन पे कि ये इसका इस्तेमाल आपने कैसे कर लिया, वार्निंग है। दूसरा कह रहा है लाइन 8 में एक एरर है, और लाइन 8 में एक एरर क्या कह रहा है? एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर रिटर्न, यानी कह रहे रिटर्न से पहले सेमी कॉलन आना चाहिए था, आपने नहीं लगाया। तो अब ये क्या बात है, ये रिटर्न से पहले क्यों कह रहे हैं? मैंने तो कल जो बात बताई थी क्लास में थोड़ी सी, कि हर स्टेटमेंट जो है वो सेमी कॉलन से एंड होता है। ठीक है, तो मैंने अगर सेमी कॉलन कहीं मिस किया है तो वो मैंने यहाँ रिटर्न से पहले मिस नहीं किया बल्कि printf के बाद मिस किया। तो ये क्यों कह रहा है कि रिटर्न से पहले आना चाहिए? ये इसलिए कह रहा है कि सेमी कॉलन की समझने की मिस्टेक ऐसी होती है कि जब भी आप गलती करेंगे तो आपको उस लाइन में नहीं बताएगा जहाँ आपने मिस किया है, बल्कि उसके बाद वाली लाइन में बताएगा। एंड द रीज़न फॉर दिस इज़ क्योंकि जब तक सेमी कॉलन नहीं मिलता प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट के एंड में तो वो समझता है कि लाइन कंटिन्यू है, अभी लाइन एंड नहीं हुई है, तो कंटिन्यू करता जाएगा। अगर मेरी लाइन 6 को देखें तो सेमी कॉलन नहीं मिला तो 7 में आ जाएगा, 7 में भी नहीं मिला तो वो फाइनली 8 पर आएगा और 8 पर से रिटर्न मिल जाएगा। तो अब वो कहेगा ये printf और रिटर्न के दरमियान में सेमी कॉलन आना चाहिए, तो वो दरमियान नहीं कह रहा, वो कह रहा है बस रिटर्न से पहले सेमी कॉलन लगाना है। तो आप रिटर्न से पहले कहीं पे भी सेमी कॉलन लगाएंगे, आपका ये प्रोग्राम में से एक एरर रिमूव हो जाएगा। तो करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये एक एरर रिमूव करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ सेमी कॉलन, सेव एंड देन दोबारा से कंपाइल। ठीक है, देखें एक एरर हमारे पास रिमूव हो गया जो लाइन 8 पे था, लेकिन अभी भी मुझे एक वार्निंग मिल रही है कि ये जो आपने बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर लिया printf, ये जो है आप ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते, आप कहाँ से लाएंगे? ज़ाहिर से तो मैंने बताया printf का काम है आउटपुट स्क्रीन पे कोई मैसेज देना, लेकिन ये मैसेज आप कैसे देंगे ये सारी डिटेल्स जो है printf को पता है, और printf मैजिकली नहीं आ गया, मुझे printf को इंपोर्ट कराना पड़ेगा सॉर्ट ऑफ, ये बताना पड़ेगा मैं कहाँ से लाऊं। तो उसके लिए मैंने कल आपको बताया था लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट, और लाइब्रेरी से अगर कोई चीज़ मैं बोरो करना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड का कीवर्ड, ठीक है, एज इट इज़, और उसके बाद आते हैं ये आपके लेस देन और ग्रेटर देन के साइन, और उसके बीच में उस लाइब्रेरी का नाम लिख देता हूँ जिससे मैं कुछ भी बोरो करना चाह रहा हूँ। मैं फ़िलहाल printf बोरो करना चाह रहा हूँ जो बिलोंग करता है std स्टैंडर्ड io लाइब्रेरी को, और .h इसकी एक्सटेंशन है।
तो मैंने इसको कहा कि मैं यहाँ से बोरो कर रहा हूँ। अब ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? लिंकर की होगी कि वो देखे कि प्रिंटफ फंक्शन लाइब्रेरी से आ रहा है या मैंने खुद बनाया है। याद है लिंकिंग का स्टेप बताया था? तो लिंकर यही करता है, लाइब्रेरी की चीज़ें और मेरा अपना कोड दोनों को एक साथ मर्ज करता है फाइनल एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए या एक्जी बनाने के लिए। मैंने दोबारा सेव किया वेरीफाई करने के लिए, फिर कंपाइल कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेंशन आ रहा है कि एरर्स 0 वार्निंग 0। तो एरर 0 वार्निंग 0 का मतलब यही है कि यही चीज़ थी जिसे आप अचीव करना चाह रहे थे कि जब आपका प्रोग्राम सही रन होता है तो वो वाली विंडो नहीं आती जो कंपाइलर में आ रही थी। कंपाइलर का लॉग आ गया जिसमें कह रहा है कि भाई कोई एरर नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो अगर ये कंपाइल हो जाएगा तो फिर इसको हम रन करके भी देख लेते हैं। F10 प्रेस करते हैं। अच्छा, F10 प्रेस करने से पहले ये आ गया। ठीक है, हेलो वर्ल्ड आपका स्क्रीन पर आ रहा है। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट मेरा स्क्रीन पर आ गया, हेलो वर्ल्ड। यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और यही आ गया। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे देखें तो कंपाइलर पे मेरे पास ये ऑप्शन यहाँ पे भी है, लेकिन ये बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि कोई एरर कोई वार्निंग नहीं है। अगर एरर वार्निंग आएंगे तो ये वाला टैब ओपन हो जाएगा, फिलहाल नहीं है। तो ये मेरे पास डिबग का टैब ऑन हुआ हुआ है, ये बता रहा है, सॉरी डिबग कह रहा हूँ, कंपाइलर लॉग का टैब ऑन हुआ हुआ है और ये बता रहा है क्लियरली कि मेरा प्रोग्राम रन हो गया। इतनी ये मेरे प्रोग्राम की लोकेशन है, ये मेरे प्रोग्राम का साइज़ है आउटपुट का और ये मेरा कंपाइलेशन का टाइम है। ठीक है, तो कंपाइल होने से क्या बन जाती है? फाइनली मेरे पास एक एक्जी बन जाती है और फिर जब मैं रन प्रेस करता हूँ तो वो लोडर वाला काम आता है, वो मेमोरी में लोड करता है और उसे एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में थोड़ी सी हम मॉडिफिकेशन करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक रिकैप कर देता हूँ कि प्रोग्रामिंग में क्या क्या ज़रूरी है। ये लाइन प्रोग्रामिंग में आपका 100% ऑफ द प्रोग्राम में आएगी, ये लाइन आपका 100% ऑफ द प्रोग्राम में आएगी, ये ब्रैकेट ऐसे ही आएगा, ये रिटर्न ऐसे ही आएगा और ये भी ऐसे ही आएगा। यानी अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो ये चीज़ आपके 100% ऑफ द प्रोग्राम में बिल्कुल एज इट इज़ डिट्टो ही आएगी। तो इसको आप अभी मेमोराइज कर लें, ये इसका मीनिंग क्या है वो आहिस्ता आहिस्ता जब हम लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे तो और क्लियर से क्लियर होता है। लेकिन फॉर नाउ I want you to मेमोराइज दिस सिंटेक्स। इस सिंटेक्स को याद कर लें, ये लैंग्वेज की समझ लें, रिक्वायरमेंट है फॉर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट एनी प्रोग्राम, राइट। अच्छा, थोड़ा सा एक और रिकैप करा देता हूँ कि राउंड ब्रैकेट्स इंडिकेट क्या करते हैं कि राउंड ब्रैकेट्स इंडिकेट करते हैं that it is a function। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, राउंड ब्रैकेट्स इंडिकेट करते हैं इट इज़ अ फंक्शन। तो इट मीन्स printf is also a function। ठीक है, और मैंने जहाँ कल भी इस बात पे एम्फेसाइज किया था कि हम राउंड ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट से या स्क्वायर ब्रैकेट से या स्क्वायर ब्रैकेट को कर्ली से या राउंड से या कर्ली ब्रैकेट को राउंड या स्क्वायर, किसी भी ब्रैकेट को किसी अदर टाइप के ब्रैकेट से इन शॉर्ट रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोग्रामिंग में हर ब्रैकेट के मीनिंग है तो आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। चाहें तो हम यहाँ ट्राई करके देख सकते हैं। ट्राई करके देखता हूँ, मैं इस राउंड ब्रैकेट को कर्ली में कन्वर्ट करके देख लेता हूँ, देखते हैं क्या एरर आता है मेरे पास। होपफुली डेवसी मुझे एरर दे देगा। तो इसने क्या एरर दे दिया मुझे, ये समझ बैठा कि भाई ये जो चीज़ है आपने लिखी है ये कोई फंक्शन वगैरह है, इन फंक्शन मीन एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर ब्रैकेट्स। तो अब ये कह रहा है कि आपने कुछ स्टार्ट किया है और मतलब एक अनकंडीशनल कह लो या कहना चाहिए रीजनेबल नहीं है कि ऐसा एरर आ रहा है। यहाँ पे सेमीकोलन मांग रहा है और मुझे पता भी नहीं लग रहा मैंने गलती क्या की है। ठीक है, तो गलती बाज़ाहिर मैंने खुद ही इसमें इंड्यूस करवाई है, खुद ही सिमुलेट कराई है,
लेकिन ये जो मुझे मैसेज दे रहा है ये उस तरह का मैसेज नहीं दे रहा कि आपने ब्रैकेट गलत यूज़ कर दी, और इस तरह के मैसेज देगा भी नहीं। ठीक है, ये कुछ ही अपनी तरफ से क्लोजली रिलेटेड इसको जो मसला लगेगा बता देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि आपने ब्रैकेट्स गलत यूज़ की, लेकिन एरर ज़रूर दे देगा। ठीक है, तो इसको वापस सही कर लेते हैं, इसको चेंज करके देखते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स को अगर मैं राउंड करके देख लूँ तो फिर क्या होता है, सेव, कंपाइल, तो इसमें इसने बहुत सारे एरर दे दिए, और एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन स्पेसिफाइड बिफोर रिटर्न, और पता नहीं क्या क्या कह रहा है। एक्सपेक्टेड लास्ट लाइन अगर आप देखें, ये वाली देखें, इसमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कर्ली ब्रैकेट को, जो कि कभी आया ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह के एरर को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होगा। टूल ये वाला समझ लें इतना रूबस्ट नहीं है, कोई भी टूल इतना रूबस्ट नहीं होगा कि वो ये बताए कि आपने ब्रैकेट्स की गलती करी है। ठीक है, ब्रैकेट्स की गलती नहीं बताई जाएगी, तो उसका आपको खुद ही ध्यान रखना है। तो ये हो गया बेसिक हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। देन उसके बाद कल हमने कुछ इसमें ये करके देखा था कि \n, और उसके बाद मैंने कोई और मैसेज लिख दिया साथ में। तो इससे क्या होगा ये देख लेते हैं। मैंने इसमें \n इंट्रोड्यूस करवाया, और देन F9, देन F10। तो इससे अगर आप देखें तो मेरा जो आउटपुट है वो 2 सेपरेट लाइंस में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, हालांकि मैंने प्रोग्रामिंग में एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन आउटपुट स्क्रीन पर मेरा जो आउटपुट है वो 2 सेपरेट लाइन में डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि प्रोग्रामिंग में अगर मैं अलग अलग लाइन में printf लिखता हूँ तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि मैं अलग अलग लाइन में आउटपुट को डिस्प्ले करा सकता हूँ। ठीक है, इसको इस तरीके से करके देख लेते हैं कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे एक और printf इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि मैं शायद चाह रहा हूँ कि मैं एक और मैसेज डिस्प्ले करा लूँ, और उस मैसेज में मैंने ये डिस्प्ले करा दिया। आपके ख्याल में अब आउटपुट क्या आएगा? गेस द आउटपुट। जी क्लास, आउटपुट गेस करें क्या आएगा? क्लास, आर यू विथ मी? एनी गेसेस? अच्छा, एक मेरे पास हैंड रेज हुआ है, देख लेते हैं। काशान अपनी तरफ से परमिशन दीजिए अनम्यूट करने की, क्वेश्चन है अगर तो। चलें, जब तक काशान की तरफ से परमिशन आती है। मैं अलाउ नहीं कर पा रहा हूँ काशान, आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी तरफ से रिस्ट्रिक्टेड होगा या ब्लॉक होगा, आप वहाँ से ऑन करें, नहीं तो आप टेक्स्ट में पूछ सकते हैं कुछ। तो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, जवाब मेरे पास काफ़ी सारे आए, सेम लाइन में आएगा, चेक कर लेते हैं। कहने से बेहतर है कि इसको हम वेरीफाई कर लें। तो सेव, F9, F10। तो आपने देखा हेलो वर्ल्ड आया, और उसके बाद कोई स्पेस कुछ नहीं है, और उसके बाद फ़ौरन से इट्स आतिफ। तो इसका मतलब है कि लाइन, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं 2 printf लिखूंगा तो लाइन चेंज हो जाएगी, लाइन चेंज नहीं हुई, और बीच में स्पेस भी नहीं आया। चलो स्पेस ही आ जाता है, स्पेस क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने देखें तो मेरे पास जो बिल्कुल मैसेज है उसमें कहीं पे भी हेलो वर्ल्ड के बाद या इट्स से पहले स्पेस नहीं है, तो स्पेस आउटपुट पे नहीं आएगा। आउटपुट पे मैसेज ये दोनों बैक टू बैक ऐसे ही आ गए। तो यहाँ पे हमने जो कंक्लूड की है बात, वो ये कंक्लूड की है कि अगर मैं 2 printf स्टेटमेंट लिख देता हूँ इन 2 सेपरेट लाइन, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मेरे आउटपुट पे भी 2 सेपरेट लाइन में मुझे कोई मैसेज मिलेगा। ठीक है, और आउटपुट पे जो मुझे मैसेज मिला, एक और बात क्लैरिटी के लिए बता दूँ सिर्फ, क्योंकि कुछ रिप्लाईज मुझे ऐसे आए कि हेलो वर्ल्ड इट्स आतिफ बिल्कुल डिट्टो आएगा, कैप्स लेटर कैप्स में, स्मॉल लेटर स्मॉल में, ये चेंज नहीं होना चाहिए।
ठीक है। तो प्रिंट एफ का आउटपुट डिट्टो होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। तो अगर मुझे लाइन चेंज करनी है या स्पेस देना है तो मैं यहाँ स्पेस दे देता हूँ F9 F10। तो अब देखें स्पेस आ गया क्योंकि मैंने हेलो वर्ल्ड के बाद स्पेस इंट्रोड्यूस करवा दिया था। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड के बाद स्पेस ना आए तो कुछ और मैं चाह रहा हूँ आ जाए, हेलो वर्ल्ड के बाद मैं कुछ और भी इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ जैसे कि \n। तो अब ये मैसेज क्या दे रहा है कि पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, उसके बाद लाइन चेंज कर देना और फिर उसके बाद इट्स आतिफ को प्रिंट करना। डजेंट मैटर वो सेम प्रिंट एफ में लिख दूँ या अलग में, लेकिन इसको पढ़ा ऐसे जाएगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करें, देन लाइन चेंज करना है, देन आगे फर्दर सेकंड स्टेटमेंट पे जाएगा तो उसमें भी सिंपली एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, यानी से टू प्रिंट एफ भी मिल के सेम काम वही कर रहे हैं, सेव कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो अब देखा जाए तो हेलो वर्ल्ड इट्स आतिफ, अब एक्सपेक्टेड आउटपुट मेरे पास आ गया है। ठीक है, मैं चाहता इसको सेम लाइन में भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ इसको सेपरेट लाइन में भी कर सकता हूँ। यानी मैं अगर चाहूँ तो हेलो वर्ल्ड इट्स आतिफ को यहाँ से पिक कर लेता हूँ और इसके फ़ौरन बाद लगा दी। ठीक है, मैंने देखिए कहीं पे कोई बीच में स्पेस नहीं दिया। अगर स्पेस दूंगा से अगर मैंने इसके बाद स्पेस दिया तो आप देखेंगे कि स्पेस कहाँ आता है, लाइन चेंज हुई, लाइन चेंज के बाद स्पेस आएगा, देन स्पेस के बाद फिर लिखा राइट्स आता है। ठीक है, तो मुझे ये स्पेस अगर नहीं चाहिए तो मुझे ये स्पेस यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए, यहाँ से मैंने स्पेस को हटा दिया। तो अब मैसेज देखें कैसे प्रिंट एफ स्टेटमेंट को मिल रहा है, एक ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, वो कह रहा है पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, फिर लाइन चेंज कर देना और फिर लाइन चेंज करने के बाद ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना। तो ये अब सब काम जो हो रहा है एक सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट से हो रहा है। ठीक है, ये सब काम जो हो रहा है सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट से हो रहा है। मैं चाहूँ उसको सिंगल से कर लूँ, मैं चाहूँ इसको मल्टीपल प्रिंट एफ से कर लूँ, लेकिन जब तक मैं \n इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगा लाइन चेंज नहीं होगी। तो आप चाहे कोई सी भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, दोनों अप्रोचेस सही हैं, किसी में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आप दोनों अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, लेकिन फ्रॉम क्लैरिटी व्यू पॉइंट इट्स बेटर कि आप जब मल्टीपल लाइन में प्रिंट कराना चाहें तो दो अलग अलग प्रिंट एफ भी यूज़ करें, लेकिन साथ में \n लगाना ज़रूरी है। तो क्लैरिटी के व्यू पॉइंट से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे बहुत सारी लाइन्स प्रिंट करानी है तो ये लाइन बढ़ती जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी और काफ़ी आगे तक चली जाएगी। फिर जो है आप कोडिंग कर रहे होंगे तो आपको कोडिंग में थोड़ा देखना और उसको कहना चाहिए कि डिबग करना या उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इट्स रिकमेंडेड, दोनों अप्रोचेस सही हैं, दोनों में कोई मसला नहीं है। सिंगल प्रिंट एफ में भी मल्टीपल लाइन डिस्प्ले हो सकती है, मल्टीपल प्रिंट एफ से भी हो सकती है, दोनों सोल्यूशन सही है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं टू सेपरेट लाइन यूज़ करूँ। क्यों टू सेपरेट लाइन यूज़ करूँ, क्योंकि इससे मेरा कोड मोर रीडेबल होता है, मोर क्लियर होता है, मोर अंडरस्टैंडेबल होता है। ठीक है, तो इट्स बेटर, लॉजिकली दोनों में कोई मसला नहीं है, लेकिन कोड मेंटेनेबिलिटी के व्यू पॉइंट से ये बेहतर है। ठीक, यहाँ तक बात सबको होपफुली समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ जो मैं मुसलसल इस फाइल पे कर रहा हूँ जो आप लोगों को पूछनी चाहिए थी, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये जो मैंने लाइन लिखी ये कहाँ गई। आपने देखा आउटपुट पे कहीं भी ये लाइन नहीं लिखी आई, कहीं भी ये लाइन नहीं आई और कहीं भी ये जो चीज़ें लिखी हुई ये भी नहीं आई। ठीक है, तो कोई लाइन अगर आउटपुट पे मैं चाहता हूँ कि ना आए, जस्ट फॉर वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन पर्पस यूज़ करना चाह रहा हूँ, अपने आप को समझाने के लिए कि इधर क्या हो रहा है, ये इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहीं पे अपने नोट्स बना दिए कि भाई ये राउंड ब्रैकेट है और फंक्शन के लिए होते हैं, इस तरह के। तो मैंने इसको कोड का पार्ट नहीं बनाना था, तो मैंने क्या किया कि इनको स्टार्ट किया 2 फॉरवर्ड स्लैशेस से, और 2 फॉरवर्ड स्लैशेस के आगे कोई भी जो चीज़ लिखी जाती है वो चीज़ क्या बन जाती है, कमेंट बन जाती है। और कमेंट ऐसी लाइन होती हैं आपके कोड में जो कि कंपाइलर इग्नोर कर देता है और वो कहता है कि ये कोड का पार्ट नहीं है। ये यूँ समझ लें प्री प्रोसेसर सारे कंपाइलर्स को रिमूव करके कंपाइलेशन करता है। ठीक है, तो कमेंट्स आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए करते हैं कोड के अंदर, ठीक है, लेकिन ये कोड का पार्ट नहीं होते। ठीक है, कंपाइलेशन स्टेप इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है।
ठीक है, तो कमेंट्स एक आपके सिंगल लाइन कमेंट होते हैं जो ऐसे किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं इसके आगे एक इसी लाइन में, यानी इसी लाइन की बात करूँ, स्टेटमेंट इसी लाइन के अंदर जो मर्जी लिख लूँ वो कमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर मोर देन वन लाइन में कमेंट करना चाहता हूँ तो उसका तरीका ये होता है, उसका तरीका ये से मैं ये 2 लाइनें कमेंट करना चाहता हूँ तो 2 तरीके मेरे पास, या तो मैं एक इसको भी सेपरेटली करूँ देख, या इसको भी सेपरेटली करूँ। लेकिन अगर मैं चलें 2 लाइनें तो ठीक है, लेकिन हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स हो, फिर क्या करूँ? तो उसका तरीका ये है कि मुझे फॉरवर्ड स्लैश स्टार यूज़ करना होता है। आपने देखा इसके आगे की सारी लाइनें ग्रीन हो गई। तो ऐसा तो नहीं चाहता था, मैं तो चाहता था कि सिर्फ यहाँ तक हो। तो मैं इसको बिल्कुल यहाँ तक क्या करूँगा, दोबारा से स्टार लगाऊंगा और फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा। तो आपने देखा रिटर्न मेरा वापस आ गया। ये बता रहा है कि ये मार्कर एक तरीके से स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड एंडिंग हेयर मेरी सारी लाइंस जो हों क्या हो जाएं, कमेंट आउट हो जाएं। मैं इसको सेकंड लाइन में भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसको भी फर्स्ट लाइन में लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये बता रहा है ये ब्लॉक कमेंट, और ब्लॉक कमेंट का मतलब ये होता है कि मल्टीपल लाइंस को आप एक साथ कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कमेंट्स होते हैं, लेक्चर में भी आएंगे तो फिर हम इसको कुछ एग्जांपल से देखेंगे, लेकिन अभी हम यूज़ कर रहे थे तो मैंने आपको बता दिया। फ़िलहाल मुझे इन लाइंस को कमेंट नहीं करना तो मैं हटा देता हूँ, ये कमेंट नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लेते हैं पॉज, मैं आप लोगों की मैनुअल अटेंडेंस लेता हूँ और फिर उसके बाद मीटिंग का टाइम मेरे पास लाइसेंस आईडी नहीं है आज, तो बीच में डिस्कनेक्ट होगी। तो डिस्कनेक्ट जब भी हो उसके 2 मिनट बाद हम रीजॉइन कर लेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट का बीच में गैप आएगा, उसके बाद रीजॉइन कर लेंगे। तो मैं मैनुअल अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों की इन मीन वाइल। ठीक है क्लास, तो आप लोगों की मैंने मैनुअल अटेंडेंस ले ली, जो जो इस वक्त प्रेजेंट थे वो मैनुअल रिकॉर्ड में भी आ गए हैं, और ऑटोमेटिक अटेंडेंस तो आपकी वैसे ही हो जाती है वाया जूम। अच्छा, तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ जो आप लोगों को पता हो तो बेहतर है। ये प्रोग्राम मैंने सेव कहाँ किया था, ये प्रोग्राम मेरा देखें सेव हुआ है मेरी डेस्कटॉप पर। ठीक है, और आउटपुट फाइल जब ये कह रहा है तो आउटपुट फाइल का एक नेम बता रहा है हेलो वर्ल्ड, जो कि मैंने अपनी सी फाइल का नाम रखा था, लेकिन एक्सटेंशन चेक करें अगर आप लोग तो यहाँ पे .exe लिखी हुई है, यानी ये कह रहा है मैं एक आउटपुट फाइल बनाई है इसने। चेक करते हैं जाके डेस्कटॉप पे मेरे कोई आउटपुट फाइल है, कोई चीज़ ऐसी है तो। अगर आप देखें तो ये रहा मेरे पास मेरा हेलो वर्ल्ड सी वाली फाइल, और ये रही हेलो वर्ल्ड। एक इस पे कोई आइकन नहीं आ रहा है, इस फाइल को मैं साइड पे ले आता हूँ, और अगर इस फाइल को मैं राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करता हूँ तो देखते हैं इसकी एक्सटेंशन क्या है। इसकी टाइप ऑफ फाइल में आप देखें तो लिखा आ रहा है कि ये एक एक्जी फाइल है। एक्जी फाइल्स का मतलब है एग्जीक्यूटेबल। विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे .exe फाइल का मतलब होता है ये एप्लीकेशन फाइल है, और इस पर अगर आपने डबल क्लिक किया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी, यानी ये रन होंगी और कुछ ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म करेंगी, और फिर दैट्स इट। अब ये तो मुझे पता है कि मेरी नोन फाइल है, एक्जी है, बिल्कुल मुझे पता है एग्जीक्यूटेबल है, लेकिन मैंने ही बनाई है तो मैं इसे बिना डर के इसको रन कर सकता हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात आप इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हैं तो एक्सीडेंटली या कोई आपके पास एक्जी फाइल्स आ जाती हैं, तो उनको रिकमेंडेड यही है कि कभी भी डबल क्लिक ना करें। अगर कोई भी एप्लीकेशन टाइप की फ़ाइल है
USB करप्ट हो गई, कुछ भी हो गया है, उसके अंदर एप्लीकेशन लिखा आ रहा है अगर उसके टाइप में, तो कभी भी उसको डबल क्लिक नहीं करना है, भले से उसका आइकन कुछ भी आ रहा है। मैं इसका आइकन चेंज कर सकता हूँ, देखें होपफुली डिटेल्स में इसका आइकन चेंज हो जाएगा। कंपैटिबिलिटी कहीं ना कहीं चेंज आइकन, फिलहाल इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास, लेकिन यूएसबी में जब भी करप्ट होती है तो आपने देखा है फोल्डर्स बने आ रहे होते हैं नॉर्मली, लेकिन वो होते हैं एप्लीकेशन टाइप के। तो देर इज़ अ वे अराउंड कि आप आइकन भी बदल दें और यूज़र को लगता है जैसे फोल्डर है वो इन जो उसका बिहेवियर है कन्वेंशनल कि वो उसको डबल क्लिक ही करेगा यूज़र। इट्स यूनिवर्सल वे ऑफ ओपनिंग अ फोल्डर। तो वो रन हो जाती है और रन होती है तो आपका सिस्टम जो है में जो है वायरस स्प्रेड हो जाता है। लेकिन चलें इसको देखते हैं ये क्या है। ये है आपका आउटपुट, और ये आप जाहिर सी बात है कोड लिख रहे हैं, आपने कोई बहुत अच्छा सा सॉफ्टवेयर लिखा, आप तो नहीं चाहेंगे ना कि मैं अपना सॉफ्टवेयर किसी से शेयर करूं, मैं इसको उससे मार्केट करना चाहता हूँ, फ्री सेल नहीं करना। तो आप कभी भी अपनी .c वाली फाइल शेयर नहीं करते, आप हमेशा अपनी .exe फाइल शेयर करते हैं, और exe फाइल को यूज़र करता है डबल क्लिक तो कुछ रिस्पॉन्स आता है। देखिए आ रहा है रिस्पॉन्स, लेकिन वो रिस्पॉन्स होल्ड नहीं कर रहा। तो वो रिस्पॉन्स होल्ड क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे प्रोग्राम में मैंने ऐसी कोई फ़ीचर नहीं लिखी कि भाई आपने होल्ड भी करना है। उसको मैंने कहा है सिर्फ़ और सिर्फ आप रन करें, रन करने के बाद आप अपना काम पूरा करें, दैट्स इट, क्विट। तो मेरे प्रोग्राम में भी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन मैं चाहूँ तो अपने प्रोग्राम में ऐसी फैसिलिटी दे सकता हूँ सिर्फ एक लाइन लिख के। और वो एक लाइन क्या है कि मुझे अपने प्रोग्राम में सेकंड लास्ट लाइन में, यानी रिटर्न से पहले एक स्टेटमेंट लिखना है जिसका नाम है गेट ch। ठीक है, ये एक फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट्स बता रहे हैं, गेट ch, इट इज आल्सो अ फंक्शन। अब अगर ये फंक्शन है तो ये किसी न किसी लाइब्रेरी को बिलोंग करेगा। चेक करते हैं क्या ये stdio को ही बिलोंग करता है अगर कंपाइलेशन एरर ना आया, नहीं आया, तो इसका मतलब है ऐसे ये बाईपास हो गया। लेकिन ये नॉर्मली बाईपास होना नहीं चाहिए। इसकी जो लाइब्रेरी है उसका मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सप्लिसिटली, वो लाइब्रेरी कहलाती है console io.h। ठीक है, गेट ch बिलोंग करता है किस लाइब्रेरी को? कंसोल io की लाइब्रेरी को। कंसोल का मतलब यही होता है कि टाइप करना, और ये आउटपुट जिसका जो आप देख रहे हैं वो आ रहा है मेरे पास कंसोल स्क्रीन। मैं दोबारा से रन करता हूँ, आउटपुट के बिहेवियर पर आपको कोई फ़र्क नहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ का फ़र्क है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो नीचे वाली लाइन आती है, और फिर एंटर प्रेस करता हूँ तो प्रोग्राम खुल। तो ये जब मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू रन कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन तब तो ठीक है, मेरी एप्लीकेशन होल्ड करती है। लेकिन यहाँ पे जब मैं इसे रन कर रहा था तो ये क्लोज हो जाती थी। लेकिन इस लाइन से क्या फ़र्क आएगा मेरे को इसमें? अब अगर आप देखें तो ये मेरी एप्लीकेशन का आउटपुट होल्ड हो रहा है, तब तक होल्ड हो रहा है जब तक कि मैं कोई भी की प्रेस नहीं करता। जैसे ही प्रेस करूँगा क्लोज। तो इट इज़ मोर रीजनेबल एंड कहना चाहिए कि मोर रिकमेंडेड कि मेरा आउटपुट होल्ड करे बिफोर क्लोजिंग, यानी एंड होने से पहले यूज़र को अपना आउटपुट जो जनरेट हुआ दिखाया उससे पूछे। यानी गेट ch ये बता रहा है कि कोई भी करेक्टर प्रेस करो, गेट करेक्टर, कीबोर्ड से आप कोई भी बटन प्रेस करते हैं XYZ, मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी, मैं 9 प्रेस कर दूं तब भी क्लोज हो जाएगा, मैं स्पेस प्रेस कर दूं तब भी क्लोज हो जाएगा, मैं एंटर प्रेस कर दूं तब भी क्लोज हो जाएगा। अच्छा एंटर, इस पर प्रेस कर दिया, इस पर प्रेस करूँगा क्लोज, इस पर प्रेस करूँगा क्लोज। और एक और बात चलें, हाँ आइए तो दिखा देता हूँ, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी। मैं चाहूँ तो अपने सॉफ्टवेयर की जितनी मर्जी कॉपीज़ बना सकता हूँ। तो ये वही वाला बिहेवियर है कि आप सॉफ्टवेयर लिखते एक दफ़ा हैं और फिर उसकी चाहें जितनी मर्जी टाइम्स कॉपीज़ बना के रन कर सकते हैं। यानी मेमोरी के अंदर मैं उसकी चाहूँ तो जितनी भी कॉपी चाहूँ बना सकता हूँ। ठीक है, तो मेरी एक्जी एक ही है, लेकिन मैं उस पर जितनी मरतबा क्लिक करता हूँ उतनी उसकी कॉपीज़ रैम में चली जाती हैं और उतनी मरतबा ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो मैंने बता दी। तो यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक और हम 2 मिनट बाद रिज्यूम करेंगे। जी तो क्लास रिज्यूम कर लेते हैं। ब्रेक से पहले हमने यहाँ तक कर लिया था, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन किया, उसमें \n इंट्रोड्यूस करा के देखा कि क्या करता है, और फर्दर ये कंसोल io की लाइब्रेरी भी यूज़ की जो हमें प्रोवाइड करती है गेट ch फंक्शन। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इट इज़ अ फंक्शन डिफाइंड इन con io
डॉट एच। ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए कि ये फंक्शन इस लाइब्रेरी में, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इज ऑल्सो अ फंक्शन और डिफाइंड इन stdio डॉट एच। stdio को बिलोंग करता है, वो कंसोल आयो। ठीक है, तो मज़ीद प्रोग्राम में आगे जाने से पहले हम वापस चलते हैं अपने लैब मैनुअल पर और लैब मैनुअल में देखते हैं और क्या क्या है। तो थोड़ा सा वापस चलते हैं। एक चीज़ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहलाती है स्केप सीक्वेंस। ठीक है, स्केप सीक्वेंस क्या है? कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ बैक स्लैश। स्केप सीक्वेंस हमेशा बैक स्लैश से स्टार्ट होती है। ठीक है, करेक्टर सीक्वेंस यानी कि उसके आगे कोई ना कोई करेक्टर होगा। करेक्टर से मुराद ये है कि आपके कीबोर्ड पे जो भी सिंबल, स्पेशल सिंबल, लेटर्स, नंबर्स हैं, सब करेक्टर्स हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। कह रहे हैं बैक स्लैश फॉलोड बाय अ लेटर और आर फॉलोड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स आर कॉल्ड स्केप सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्या है, किस लिए यूज़ होते हैं? टू रिप्रेजेंट न्यू लाइन करेक्टर। आप इससे न्यू लाइन बता सकते हैं, आप इससे सिंगल कोटेशन बता सकते हैं, और से और भी बहुत कुछ किया है। जैसे अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा वो था ये बैक स्लैश एन, और उससे हमने देखा कि लाइन चेंज हो जाती है। इसके बाद है बैक स्लैश टी, जो कह रहा है अगर आपने यूज़ किया तो आपके दो स्टेटमेंट्स के दरमियान टैब आ जाएगा। टैब समझते हैं मल्टीपल स्पेसेस, और ये क्या है, बैक स्पेस इंट्रोड्यूस करवा देगा, यानी कि एक स्पेस पीछे चला जाएगा। कैरेज रिटर्न का मतलब ये है कि ये आपकी लाइन की बिगनिंग में चला जाएगा। ठीक है, न्यू लाइन से सिर्फ न्यू लाइन होती है, और कैरेज रिटर्न से लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में चले जाते हैं, यानी ओवरराइट कर देगा एक तरीके से। और ये यूज़ होता है आपके पास अगर आपने डबल कोट में अपना कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है और बैक स्लैश डिस्प्ले कराना है, तो आपको 2 मरतबा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको एक एक करके एक्सप्लोर कर लेते हैं। बैक स्लैश टी देखते हैं क्या करता है। हमारे पास बैक स्लैश टी क्या करेगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था बैक स्लैश एन। ठीक है, मैंने सेव किया, मैंने कंपाइल किया और मैंने रन किया, तो आप देखें फ़िलहाल इसका आउटपुट आ रहा है ये। ठीक है, मैं इस आउटपुट को फ़िलहाल क्लोज़ नहीं करता, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और अगर मैंने बैक स्लैश एन को बैक स्लैश टी किया, सेव किया, कंपाइल, अच्छा कंपाइलेशन यहाँ से देखो मैं कर रहा हूँ, तो ये मुझे एरर दे रहा है। क्या कह रहा है कि कैन नॉट ओपन, ये आप हेलो वर्ल्ड एक्जी को ओपन नहीं कर सकते। और जब भी आप ये एरर एनकाउंटर करें, ठीक है, जब भी आप ये एरर एनकाउंटर करें तो उसका मतलब ये है कि आपने एक्जी जो है इसे ओपन छोड़ दिया और आप उसके बाद एक और रन करने की कोशिश करते हैं। तो वाया डेव सी जब आप कोशिश करेंगे तो ये अलाउ नहीं करता, लेकिन आपने डायरेक्टली क्लिक करके देखा बाहर ही अलाउ कर देता है। तो फिलहाल ये एक्सपेक्ट ये कर रहा है मैं इसे क्लोज कर दूँ। तो आप इस आउटपुट को थोड़ा सा नज़रों में संभालें कि क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है। हेलो वर्ल्ड एक लाइन में और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इट्स आते। तो मैंने इसमें चेंजेस कर दिए, कंपाइल किया, अब बैक स्लैश एन के जाए बैक स्लैश टी इंट्रोड्यूस करा दिया, और अब अगर मैं रन करता हूँ तो आउटपुट देखें क्या आता है। हेलो वर्ल्ड और आतिफ के दरमियान में थोड़ा फासला आ गया, 4 स्पेसेस होते हैं आई थिंक टैब का मतलब, तो इसने 4 स्पेसेस बीच में इंट्रोड्यूस करवा दिए। तो टैब ये काम करता है। कहीं पे आपको बहुत सारे स्पेसेस रिक्वायर्ड हैं तो आप बैक स्लैश टी यूज़ करें, तो आपके पास स्पेस आ जाए। मैं चाहूँ एक से ज़्यादा बैक स्लैश टी भी यूज़ कर सकता हूँ। मैंने 3 बैक स्लैश टी यूज़ कर दिए, तो 3 का मतलब है कि मैं इसमें अच्छा खासा स्पेस चाह रहा हूँ। तो आप देखें तो मेरा आउटपुट में अच्छा खासा स्पेस आ गया इन बिटवीन हेलो एंड इट्स आते। तो आप जितने चाहें बैक स्लैश टी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो बैक स्लैश टी के साथ कॉम्बिनेशन में बैक स्लैश एन भी यूज़ कर सकते हैं। इसे चलें मैं बैक स्लैश टी वापस कर देता हूँ, और साथ इसके बाद मैंने कहा है कि लाइन चेंज में पहले ही कर लेता हूँ, वरना आप उसको डिफरेंस को नहीं देख पाएंगे। तो कह रहे हैं पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, लाइन चेंज करना, कुछ टैब्स देना, और फिर उसके बाद इट्स आतिफ को प्रिंट करना। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। सेव हो गया, F9 F9। तो आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड आया, हेलो वर्ल्ड के बाद लाइन चेंज हुई तो मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया, और नेक्स्ट लाइन के बाद मैंने टैब्स दिए और फिर उसके बाद इट्स आतिफ को प्रिंट करा। तो अच्छे खासे स्पेस के बाद इट्स आतिफ प्रिंट हो रहा है। तो आप इससे एक्सप्लोर कीजिएगा, देखिएगा क्या क्या कर सकते हैं। हसनैन आप लेट आए।
गेट ch का फंक्शन के बारे में पूछ रहे, मैंने बताया तो इसके लिए हसनैन अब मैं दोबारा जवाब नहीं दूंगा क्योंकि हमारे पास ना लेक्चर में लिमिटेड टाइम होता है और वीडियो रिकॉर्डेड है, तो आप वीडियो देखिएगा, उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी टाइम की कमी की वजह से मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, हम निकल चुके हैं, मतलब काफ़ी आगे आ गए इससे, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जितने मर्जी /t डाल दूँ, जितने मर्जी /n डाल देता हूँ मैं। इधर एक और /3 मैंने /n डाल दिए, तो देखते हैं आउटपुट पे क्या होगा। एक बैकस्लैश का मतलब है लाइन चेंज, तो 2 का मतलब है 2 लाइन चेंज, तो 3 का मतलब है ऑब्वियसली 3 लाइन का गैप आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन का करा तो मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ गया इस जगह पे, 2 लाइन का गैप करा तो मैं यहाँ आ गया, लेकिन जब तीसरी लाइन का करा तो मैं यहाँ आ गया, और देन फाइनली मैंने उसको प्रिंट कर दिया। तो जितनी ज़्यादा मैं चाहूँ लाइन का गैप भी दे सकता हूँ, यानी फॉर्मेटिंग मेरे कंट्रोल में है, जितने मर्जी टैब्स और न्यू लाइन्स करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो /n और /t ये काम करते हैं। /n सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि आपको न्यू लाइन्स तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, और क्या क्या है हमारे पास। /b क्या कर रहा है देख लेते हैं, इसको भी इंट्रोड्यूस करा के। और F9 F10 जी क्लास। तो / ने क्या किया, बैकस्पेस ने, सॉरी बैकस्लैश कह रहा हूँ, /b ने क्या किया। अगर आप ध्यान दें तो हेलो वर्ल्ड का डी मिसिंग है, हेलो वर्ल्ड का डी मिसिंग है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड के बाद डी जो है आपका मिसिंग हुआ हुआ है, डी हेलो वर्ल्ड का। अच्छा, एक सवाल है मोहम्मद शारिक, ज़रा मैं लेता हूँ आपका सवाल, उस पहले मैं इस चीज़ को एम्फेसाइज कर दूँ। तो देखें बैक स्पेस, तो क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, मैंने बैक स्पेस किया तो एक कर्सर मेरा एक पॉइंट पीछे चला गया, और उसने जो आगे आने वाली चीज़ थी उसने डी को ओवरराइट कर दिया, तो बैक स्पेस हो गया। बैक स्पेस का काम यही है कि आप एक करेक्टर पीछे चले जाएंगे। ठीक है, अब आ रहा है शारिक टाइम, आपका सवाल का जवाब मिल गया। मैंने जो गेट ch इंट्रोड्यूस करवाया है उसकी वजह से ये वेट करता है टाइम शो करने से पहले, यानी अभी मैंने विंडो को देखें तो क्लोज नहीं हुई, लेकिन अब प्रेस करूंगा तो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो गेट ch होल्ड करता है ये मैसेज डिस्प्ले कराने से पहले। ठीक है, तो और क्या है हमारे पास, कैरेज रिटर्न क्या करेगा, चलें ये भी करके देख लेते हैं। कैरेज रिटर्न क्या करेगा ये देखते हैं। तो क्या ख्याल है इसका आउटपुट क्या आएगा, लेट्स सी क्या आ रहा है इसका आउटपुट, कुछ समझ में आई बात। कैरेज रिटर्न के बारे में मैंने बताया था कि ये लाइन चेंज नहीं करता बल्कि कर्सर को उसी लाइन के बिल्कुल शुरू में ले जाता है। तो हुआ क्या कि जब आपका प्रोग्राम रन हुआ तो आपने यहाँ पे प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट हुआ इस तरीके से, हेलो वर्ल्ड जो भी है, कर्सर थोड़ा मुश्किल होता है इसमें, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो गया। लेकिन फिर उसके बाद आपने कहा कैरेज रिटर्न कर जाओ, आपका कर्सर उस वक्त था यहाँ इस प्लेस पर उसने काम करना था, लेकिन आपने कहा यहाँ पे नहीं जाओ बल्कि रिटर्न हो जाओ। रिटर्न करा तो वो कर्सर वापस इस जगह पे चला गया, इस जगह पे चला गया। तो उसने के बाद आपने जो मैसेज प्रिंट किया उसने प्रीवियसली रिटर्न मैसेज को ओवरराइट कर दिया। तो हेलो वर्ल्ड की जगह क्या प्रिंट हो गया, ITS, यहाँ तक इट्स, यहाँ पर आया स्पेस, और फिर यहाँ से AATIF, 8 तक का जो डेटा था आपका ओवरराइट हो गया, ये पूरा डेटा ओवरराइट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इट्स आतिफ लिखा हुआ, लेकिन इट्स आतिफ का जो मैसेज था वो छोटा था किससे, हेलो वर्ल्ड से इन लेंथ। तो हेलो वर्ल्ड का L और D ओवरराइट नहीं हुआ, वो वहाँ पे वैसे ही है। तो कैरेज रिटर्न से क्या हुआ कि आप उसी लाइन के शुरू में चले गए और प्रीवियसली रिटर्न मैसेज को आपने ओवरराइट कर दिया, लेकिन प्रीवियसली रिटर्न मैसेज की लेंथ ज़्यादा थी नए मैसेज से, तो उसके 2 कैरेक्टर आपको अभी भी दिखाई दे रहे हैं जो कि है L और D। अगर मैं पीछे वाले मैसेज को बिल्कुल स्मॉल कर दूं, यानी कि स्मॉलर इन लेंथ कर दूं,
तो आप देखें क्या होगा। अगर मैंने हेलो वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ हेलो को प्रिंट कराया पहले, तो आप देखेंगे ये बिहेवियर नहीं मिलेगा आपको, आपको कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ इट्स आतिफ लिखा दिखाई देगा, क्योंकि हेलो में सिर्फ 5 कैरेक्टर्स हैं, जबकि इट्स आतिफ में 3 इट्स के हैं, 5 आतिफ के हैं और 1 स्पेस, तो ये टोटल 9 कैरेक्टर हैं। तो 9 ने 5 को कम्प्लीटली जो है एनगल्फ कर लिया, क्या कहते हैं, उसको ऊपर पूरा पूरा छा गया एक तरीके से, पीछे जो भी था वो दिखाई नहीं दे रहा, ओवरराइट कर दिया कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये है आपका किसका काम, बैकस्लैश आर का काम, कैरेज रिटर्न का। वापस कर देते हैं इसको, टेक्स्ट को। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मैसेज है वो थोड़ा ना हाईलाइटेड डिस्प्ले हो आउटपुट पे। हाईलाइटेड का मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि इट्स आतिफ को जो है मैं थोड़ा एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ, और इस मैसेज को मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा अच्छा डिस्प्ले हो। तो मैंने कहा कि मैं इसको डबल कोट्स में डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो अगर आप देखें तो डबल कोट्स मेरे प्रिंटफ के स्टेटमेंट का सिंटेक्स का पार्ट भी है। बजाय मैं करना क्या चाहूँगा, मैं इसको ऐसे ही लिखूँगा, ये डबल कोट इधर भी लगाया मैंने कि ये इंट्रोड्यूस करा दिया, ये आतिफ से पहले भी लगा दिया और ये आतिफ के बाद भी लगा दिया। तो बजाय मैंने एज्यूम ये किया कि भाई ये जो है ये प्रिंटफ वाला इन्वर्टेड कॉमा है और ये इट्स आतिफ। ठीक है, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आउटपुट पे इट्स आतिफ थोड़ा एम्फसाइज होके लिखा। तो मैंने इसको सेव किया, मैंने कंपाइल किया और आ गया एरर। क्या एरर आ गया, कह रहे हैं कि फिर वही वाली बात है, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। एरर तो कह रहा है एक्सपेक्टेड ब्रैकेट। ये एक्सपेक्टेड ब्रैकेट पता है क्यों कह रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्रिंटफ स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये इन्वर्टेड कॉमास पे एंड हो गया। अगर ये एंड हो गया तो इसके बाद आना चाहिए ब्रैकेट, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मैं इन्वर्टेड कॉमास को इस तरीके से डिस्प्ले नहीं करा सकता, क्योंकि ये प्रिंटफ के स्टेटमेंट का पार्ट है। वो समझता है कि ये वाला इट्स का स्टार्टिंग नहीं बल्कि प्रिंटफ का एंडिंग डबल कोड है। तो ये काम कैसे किया जा सकता है प्रोग्रामिंग में, इसके लिए कह रहे हैं कि आप यूज़ करें बैकस्लैश के साथ इन्वर्टेड कॉमास, तो वो कंसिडर हो जाएंगे आपके आउटपुट के इन्वर्टेड कॉमास। यानी अगर मैं इससे पहले ये लगा देता हूँ, ठीक है, तो आपने देखा कि सब कुछ मेरा दोबारा से येलो हो गया, और ये वाला इन्वर्टेड कॉमास आतिफ के साथ था तो मैंने इससे पहले लगा दिया। ठीक है, तो अब ध्यान रहे, मैं इसको फिर से सेपरेट करके बता देता हूँ। ये वाला पार्ट ये बता रहा है बिगनिंग ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, इट्स से पहले जो मैं लगाना चाह रहा हूँ बैकस्लैश डबल कोट, और ये बता रहा है एंडिंग ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, यानी आतिफ के बाद में इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करना चाह रहा हूँ। और ये वाला देखा जाए तो प्रिंटफ स्टेटमेंट का पार्ट है, प्रिंटफ के फंक्शन का सिंटेक्स में जो था वही वाला है। ये हेलो में भी लिखा हुआ था, देखें आप ऊपर, तो ये वाले प्रिंटफ में भी लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, सेव, कंपाइल, कोई एरर नहीं, रन। अच्छा, कैरेज रिटर्न में हटाना भूल गया हूँ, तो ये स्टिल प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये कैरेज रिटर्न मैंने यहाँ से हटाया और यहाँ पे कर दिया, सिर्फ स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ एक ही लाइन में आए, तो F9 हेलो वर्ल्ड और इट्स आतिफ को अगर आप देखें तो वो डबल कोट्स में आया हुआ है। यानी अगर कोई चीज़ मैं आउटपुट पे एम्फसाइज के साथ या इम्पोर्टेंस के साथ चाहता हूँ तो मैं उसको डबल कोट्स में भी डिस्प्ले करा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या की है मैंने, यहाँ पे ये स्पेस दिया है तो वो स्पेसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो इसको यहाँ पे स्पेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को मैं ऐसे क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे स्पेसेस हैं, कि यहाँ पे लगा देता हूँ बैकस्लैश n। तो अगर बैकस्लैश n लगाऊंगा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, F9 F10। आप देख रहे हैं इट्स आतिफ थोड़ा सा आगे हट के आया हुआ है, इसका मतलब है कि उससे पहले वो जो मैंने स्पेस यहाँ पे खाली छोड़ा है, ये जगह जो है स्पेस में ऐड हो रही है, तो मुझे इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया और इसको भी यहाँ से हटा दिया। अब मैं अगर सेव करता हूँ, इसको क्लोज करना पड़ेगा, F9 F10। अब सही है, अब आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट पोजीशन से ही आ रहा है इट्स आतिफ। अच्छा, अगर मैं डबल कोट्स में नहीं चाहता, मैं सिंगल कोट्स में चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं वो भी कर सकता हूँ। सिंगल कोट के लिए भी बैकस्लैश सिंगल कोट ही यूज़ होता है।
ठीक है, सेव करता हूँ, कंपाइल, सिंगल कोट डिटेक्ट नहीं कर, अच्छा यहाँ पे मैं मिस कर गया, डबल कोट, माय बैड। ठीक है, सिंगल कोट एंड दैट्स इट। तो मैं सिंगल कोट को भी इस तरीके से डिस्प्ले करा सकता हूँ। तो यहाँ पे जो मेंशन है आपके पास लेक्चर में, ये कंप्लीट सेट नहीं है, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली यूज आपके पास एस्केप सीक्वेंसेस हैं, यही ज़्यादातर यूज़ होती हैं। और बिल्कुल ब्लैक स्लैश भी ऐसे ही है, क्योंकि बैक स्लैश अगर मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो मसला क्या आता है, फ़र्ज़ करें मैं चाह रहा था इट्स आतिफ से पहले ये आए, इस तरीके से इट्स आतिफ लिखा है और इट्स आतिफ के बाद, या यूं कहें कि मैं ये पाथ प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैसेज मैं आउटपुट पे डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ कि मेरा जो फाइल है वो ये, मैंने यहाँ से कॉपी किया और ये वाला मैसेज मैं आउटपुट पे देता हूँ। ठीक है, ये लाइन बाज़ औक़ात होता है मैं अपना पाथ प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र आतिफ शहबाज वाला मैसेज प्रिंट हो। बज़ाहिर देखने में इसमें कोई गलती नहीं लग रही, लेकिन मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको प्रोग्राम को कि क्या होगा। F9 और यहाँ पे आ गया मसला। मसला क्या आ गया, कह रहा है यूनिवर्सल कैरेक्टर नेम्स आर ओनली वैलिड इन, अच्छा कुछ एक ये वार्निंग दे रहा है, और इन कंप्लीट यूनिवर्सल कैरेक्टर बैक स्लैश यू का, ये इसको ऐसे पढ़ रहा है एक्चुअली, कह रहे हैं बैक स्लैश यू क्या है आई डोंट नो, क्योंकि ये तो इसको स्केप सीक्वेंस ट्रीट कर रहा है। कह रहा है ये जो बैक स्लैश ए है इसका मतलब क्या है आई डोंट नो, कंपाइलर कह रहा है बैक स्लैश डी का क्या मतलब है, कंपाइलर कह रहा है आई डोंट नो, और बैक स्लैश स्मॉल एच का मतलब क्या है, ये मसले आ रहे हैं। कह रहा है कि ये सही नहीं है, ये तो मैं समझता ही नहीं हूँ, मुझे पता है बैक स्लैश एन क्या होता है, मुझे पता है बैक स्लैश टी क्या होता है, बैक स्लैश बी क्या होता है, लेकिन ये क्या है, तो इसको कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। अच्छा शारिक, इसका जवाब मैं थोड़ी देर में देता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा कि, अच्छा एक और सवाल आया है शारिक का, जस्ट लाइक दिस कॉमास वी कैन यूज एनी अदर की, नहीं शारिक ऐसा नहीं है, कुछ डिफाइंड हमारे पास है, कॉमा वाला तो मुझे याद था तो मैंने बता दिया, लेकिन हर करेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसके साथ बैक कैपिटल यू किया तो इसने वार्निंग दे दी, ए किया तो इसने वार्निंग दे दी, तो जो डिफाइंड है सिर्फ वो कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो एरर जनरेट हो। तो मैं जो चाह रहा था, मेरी इंटेंशन क्या थी कि बैक स्लैश एज इट इज प्रिंट हो, तो उसके लिए यहाँ पे देखें क्या दिया हुआ है कि 2 बैक स्लैशेस लगा दें, तो मैंने दूसरा लगा दिया, हर जगह पे मैंने 2 बैक स्लैशेस लगा दिए एक के बजाय। तो इससे अब आउटपुट पे क्या होगा मेरे पास, देखते हैं कि 2 आते हैं या 1 आता है। मैंने सेव किया, मैंने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, और मैंने रन किया तो वही चीज़ आगे जो मैं एक्चुअली डिस्प्ले कराना चाह रहा था, और 2 बैक स्लैशेस नहीं आए, एक ही आए। एक ने ये बताया कि भाई आगे कुछ स्पेशल आने वाला है, और स्पेशल क्या आने वाला था, बैक स्लैश। तो इसकी ज़रूरत जो आपको इस तरह की जगह सिचुएशन में पड़ती है जहाँ पे आप पूरा पाथ प्रिंट कराना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई होगी होपफुली कि बैक इन एस्केप सीक्वेंसेस के क्या क्या फ़ायदे हैं, हम इनसे क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा शारे कह रहे हैं अच्छा जो लेट हैं उनके लिए ये है कि एक मैनुअल अटेंडेंस तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, और लेट आए तो ऑटोमेटिक में आपका नाम खुद ब खुद आ जाएगा। ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो ऑटोमेटिक अटेंडेंस को किया जाता है, मैनुअल इज़ अ डबल चेक। ठीक है, तो परेशान ना हुआ कर, अटेंडेंस आप लोगों की खुद ब खुद लग जाती है विद टाइम स्टैम्प कि आपने कितनी देर क्लास अटेंड की, ये तक पता होता है। ठीक है, तो अच्छा शारिक का सवाल क्या था, फिर शारिक का नहीं, माज बिन शारिक, माज बिन शफीक का क्वेश्चन है मेरे पास कि सर टेक्स्ट को बोल्ड या टैलिक कैसे करते हैं, सर फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं। वैसे तो ये बियॉन्ड द स्कोप हो रहा है, लेकिन चलें मैं बता देता हूँ कि आपको कुछ भी यहाँ से चेंज करना, आप टूल में जाएं और ये रहा एडिटर ऑप्शन। एडिटर ऑप्शन के बाद आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह। यहाँ से साइज़ चेंज करना है तो मैं यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा तो ये और इंक्रीज़ हो जाएगा, मज़ीद रीडेबल होगा।
चलें इसको 16 कर देता हूँ। कलर वगैरह थीमिंग यहाँ से डायरेक्टली प्री डिफाइंड थीम भी कर सकते हैं, या आप खुद चाहें तो एक एक करके करेक्टर की, कमेंट की, हेक्साडेसिमल और ये सब चीज़ों की डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, वेस्ट ऑफ टाइम है। आप यहाँ से कोई प्री डिफाइंड थीम पिक कर लीजिएगा। और स्निपेट्स में क्या है ये मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। दैट्स इट। ऑटो सेव मैंने ऑन किया हुआ है, आप भी चाहें तो कर लें, आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। मैंने कहा है कि सिर्फ 1 मिनट में सेव हो जाए, तो इस तरह की। फ़ॉन्ट मैंने फ़िलहाल देखें अभी चेंज किया, तो आप देखेंगे जैसे ओके करूँगा फ़ॉन्ट बढ़ जाएगा, फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं मेरे ख्याल से ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इतना बड़ा ज़रूरी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मैंने 14 इसको सेट किया था, आपका फ़ॉन्ट शुरू में छोटा आ रहा होगा। बाकी आप इटैलिक वगैरह की बात कर रहे हैं, इटैलिक वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर है या नहीं है, मेरा नहीं ख्याल इटैलिक का है, सिर्फ फ़ॉन्ट सिलेक्शन का है। इटैलिक वगैरह मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, नहीं यहाँ पर इटैलिक वगैरह का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने बताया बिल्कुल बेसिक सा। अच्छा यहाँ पे है देखो इटैलिक का ऑप्शन, यहाँ से अगर मैं इटैलिक करूँगा तो कुछ ना कुछ इटैलिक हो जाएगा, लेकिन फ़ॉन्ट पे इटैलिक का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। लेकिन फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, मैंने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम कि आप इन चीज़ों में सर्फ करें, क्योंकि एक्चुअल गोल जो है इस कोर्स का वो है कि आप कोडिंग सीखें ना कि टूल को कस्टमाइज़ करना। तो वापस मैंने कर दिया। अच्छा मेरे पास कुछ टेक्स्ट आए हुए हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में भी चेंज किया जा सकता है। चलें फिर वो भी बता देता हूँ। आप यहाँ पे जाएं टॉप पर और राइट क्लिक करें एंड प्रॉपर्टीज़, और फिर ये प्रॉपर्टीज़ करते हैं तो ये विंडो आ जाती है। तो कमांड प्रॉम्प्ट में आप जाके साइज़, विंडो साइज़ ये चेंज हुआ, आप देख रहे हैं मेरे पास काफ़ी बड़ी विंडो आ रही है, मैंने चेंज किया हुआ है, ठीक है। कलर्स भी जाके आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैं इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करता, आप लेकिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा इससे। यहाँ से मैंने स्क्रीन बैकग्राउंड और हमारे स्क्रीन का टेक्स्ट की बात कर लें। स्क्रीन का टेक्स्ट ये जो है मैंने यहाँ से पिक किया और इसको कर दिया अगर ग्रीन, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये ग्रीन हो गया। मैं इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन आँखों को चुभता है जो डिफ़ॉल्ट है। वही वाली बात है कि अगर डिफ़ॉल्ट से कोई मसला नहीं हो रहा है तो स्टिक विद द डिफ़ॉल्ट। अगर डिफ़ॉल्ट से कोई प्रॉब्लम है हाँ तो यू कैन स्विच, जब तक नहीं है तो हम उसे ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा ये वाली जो बात मुझे किसी ने कहा है रिपीट कर दें। बिल्कुल देखो बात यह है कि मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता अपने प्रिंटफ मैसेज में, क्योंकि इसका मतलब सी का कंपाइलर कहता है स्पेशल है, और वो स्पेशल मीनिंग क्या है कि ये स्केप सीक्वेंस है। तो अगर मुझे एक्चुअली अपने स्ट्रिंग के अंदर या अपने मैसेज के अंदर ये चाहिए ना, तो मुझे एक के बजाय दो लगाने पड़ेंगे। पहला तो ये बताने के लिए कि ये कुछ स्पेशल है, और स्पेशल में क्या आने वाला है, बैकस्लैश ही आने वाला है, ठीक है। मैं डायरेक्टली बैकस्लैश प्रिंट नहीं करा सकता, क्योंकि उसका मसला ये होता है कि वो इसके साथ नेक्स्ट कैरेक्टर को ट्रीट कर लेता है एज इन स्केप सीक्वेंस। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा ना कि बैकस्लैश फॉलोड बाय अ लेटर इज ए स्केप सीक्वेंस, तो कंपाइलर उसको मिसट्रीट करता है और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप इनकी गाइडलाइंस यूज़ करते हुए काम करें, ठीक है। मैंने ये एक एक्सरसाइज करके बता दी, लेकिन बाकी बात वही है कि ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा। अच्छा तो हसनैन का क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सर कि ये तो कमेंट के लिए होता है, ज़रा ध्यान से देखो इन दोनों को ना, ये कैसे हैं, बैक स्लैशेस हैं, और कमेंट्स में देखो कौन से हैं, फॉरवर्ड स्लैशेस हैं। तो दोनों में फ़र्क है, फॉरवर्ड स्लैश कमेंट के लिए यूज़ होते हैं और बैकवर्ड स्लैशेस आपके स्केप सीक्वेंस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गया होगा, फॉरवर्ड स्लैश और बैक स्लैश में फ़र्क है। आपका फॉरवर्ड स्लैश जो है वो शिफ्ट के लेफ़्ट साइड पर होता है, और जो बैक स्लैश है वो इंटर की के अपवर्ड होता है, अप साइड होता है, ठीक है। दोनों में फ़र्क है, प्रोग्रामिंग में हर करेक्टर का मतलब डिफरेंट होता है। अच्छा तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं।
हमारे पास एक चीज़ है जिसे कहा जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं फ़िलहाल यहाँ पे तेज़ी से स्किप कर जाऊँगा। रीज़न इज़ कि अभी वो थ्योरी में आएंगी तो हम वहाँ पे डेप्थ में देखेंगे, और लैब में हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि मैं हेलो वर्ल्ड तो ठीक है प्रिंट करा रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड के साथ मैं चाहूँ तो कुछ डेटा भी इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। से मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड के साथ कोई नंबर डिस्प्ले करा दूँ या कुछ भी करा दूँ, हेलो वर्ल्ड या आज की डेट प्रिंट करा दूँ या कोई भी मैसेज या अपनी एज प्रिंट करा दूँ हेलो वर्ल्ड, और साथ में कह देता हूँ आई एम, कोई भी यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एज आ जाए तो कोई भी नंबर आ सकता है, ऐसे मैंने लगा दिया ये। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैं इधर अपनी एज इस तरीके से प्रिंट करा दूँ। आ गया मैसेज, बिल्कुल ठीक है, 32 आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी एज जो है से हो सकता है मेरे यहाँ पे पास डेट ऑफ बर्थ स्टोर हो, डेट ऑफ बर्थ का ईयर हो, फिर उसके बाद मेरे पास सिर्फ गिवन हो कि प्रेजेंट ईयर क्या है, उसकी बेस पे मैं एज को कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ 32 नहीं लिख सकता। ठीक है, यानी ये जो अभी तक मैं मैसेज डिस्प्ले करा रहा हूँ ये सारे मैसेज हार्ड कोडेड है। लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग कि मैं यहाँ पे 32 नहीं प्रिंट कराना चाहता, बल्कि मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक लाइन लिखता हूँ INT और मैं इसको नाम दे देता हूँ एज। जैसे कि हमने नेमिंग रूल पढ़े थे ना क्लास में कि मैं अपनी मर्जी से नाम दे सकता हूँ, लेकिन वो रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, तो उन्हीं रूल्स के तहत मैंने एक नाम लिया एज इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का मतलब है मैं इसको कुछ असाइन करना चाह रहा हूँ और मैंने इसको असाइन कर दिया 32। मैंने एक लाइन इंट्रोड्यूस करवाई है, इस लाइन पर हम फोकस करेंगे, करते रहेंगे पूरे चैप्टर में क्लास में, लेकिन आज मैं इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूँगा, लेकिन बस एक बात समझा रहा हूँ कि ये INT ये बता रहा है कि मैं कोई आगे अपनी मर्ज़ी का आइडेंटिफायर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, और ये मेरे आइडेंटिफायर का नेम है और ये मेरे आइडेंटिफायर की वैल्यू है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि एज में जो भी है वो आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाए, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसको करने के लिए मेरे पास एक तरीका है सी में जिसे कहा जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो द वेरियस फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज इन स्टैंडर्ड फंक्शंस आर %d, यानी ये परसेंट से स्टार्ट होते हैं, %d फॉर इंटीजर्स, %f फॉर फ्लोटिंग या डबल, एंड %c फॉर करेक्टर। ये तीन ही कॉमन है हमारे पास जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसके कॉम्बिनेशन मौजूद हैं। लेकिन जो बात मुझे यहाँ क्लियर करनी है वो ये करनी है कि इंटीजर से मुराद क्या है। इंटीजर से मुराद ये है कि मैथ्स की ज़ुबान में कहा जाता है जैसे आपके होल नंबर, अगर आपके होल नंबर हैं तो उसके लिए जो आप यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे %d, और %d वाली %d को होल नहीं कहते, प्रोग्रामिंग में कहते हैं इंटीजर, या इन शॉर्ट आप उसे कहते हैं INT। ठीक है, इन शॉर्ट आप उसे कहते हैं INT, तो इसलिए अभी मैंने सिंटेक्स में लिखा INT। और इसी तरह %f यूज़ होता है फ्लोटिंग नंबर के लिए, नंबर्स हैं ये भी, लेकिन फ्लोटिंग का मतलब है जो पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं आप कैसे, यानी कि अगर मुझे 3.142 डिस्प्ले कराना है तो मैं उसके लिए जो डेटा टाइप यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा फ्लोट, या एक और फ्लोट का ही वेरिएंट है डबल। ये दोनों डेटा टाइप्स हैं। इसके बाद %c यूज़ होता है करेक्टर्स के लिए। करेक्टर क्या है? आपके कीबोर्ड पे मौजूद हर चीज़ करेक्टर है। 9 भी एक करेक्टर है, U भी एक करेक्टर है, बैकस्लैश भी एक करेक्टर है, ब्रैकेट्स भी करेक्टर है, ये सब चीज़ें करेक्टर में आते हैं, और इसके लिए जो डेटा टाइप यूज़ होती है उसे कहा जाता है चार, शॉर्ट फॉर करेक्टर। ठीक है, डेटा टाइप से बात मैं चाहूँगा कि थ्योरी में करूँ, अभी मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा डिटेल में। तो डेटा टाइप्स क्या हैं इस पे थोड़ी सी जो है ऊपर ऊपर बात कर लेते हैं। डेटा टाइप सी में ये बताते हैं कि आप जैसे कि नाम बता रहे हैं डेटा की टाइप, सिंस सी इज स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज, सी लैंग्वेज जो है स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है। स्ट्रिक्टली टाइप का मतलब ये है कि आप डेटा की टाइप को मेंशन करेंगे उसे यूज़ करने से पहले। तो इसीलिए मैंने पहले बताया कि अगर मैं ये इंट ना लिखता तो ये मुझे एक एरर देगा। मैं कंपाइल करके देखता हूँ क्या कह रहा है। एज
अनडिक्लेयर फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। तो ये कह रहा है अनडिक्लेयर है, आपने बताया नहीं सी के कंपाइलर को कि एक्चुअली एज है क्या चीज़, तो मुझे एज से पहले इसकी डेटा टाइप लिखना ज़रूरी है। अब अगर मैं कंपाइल करूँगा तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि अब इसे पता है कि एज एक मैंने डेटा के लिए डेटा डिक्लेयर किया एज, जिसको मैंने वैल्यू दी है 32, लेकिन ये भी बता दिया है कि इसमें मैं इंटीजर रखने वाला हूँ। इंटीजर का मतलब है कि इसमें 32 रख सकता हूँ, मैं इसमें 32.5 या ABC XYZ नहीं रख सकता, मुझे इसमें होल नंबर ही रखना। ठीक है, लेकिन ये अभी स्कोप में नहीं है स्लैब के, मैं नहीं जाना चाह रहा डिटेल में। मैं जाना चाह रहा हूँ कि मैं प्रिंटफ में डेटा वेरिएबल डेटा को किस तरीके से डिस्प्ले करा। तो मैंने लिखा यहाँ पे आई एम, और अभी ये जैसे कि मैंने लिखा कि प्लेस होल्डर भी कहलाते हैं या फॉर्मेट स्पेसिफायर भी कहलाते हैं, और यहाँ पे लिख दिया मैंने %d, चूंकि मैंने इंटीजर यूज़ किया था तो %d किया। तो और फिर मुझे करना पड़ता है प्रिंट एफ में कॉमा, और %d के क्या था मेरे पास एज। होगा क्या कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो एज में आपको पता है क्या चीज़ है, एज इज इक्वल्स टू 32। तो जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा तो ये एज की जो वैल्यू है यहाँ से कॉपी हो जाएगी इस प्लेस पर, इसीलिए इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर या प्लेस होल्डर कहलाता है। तो अगर आप देखेंगे इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड आई एम, और एज के अंदर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ, कंपाइल, और ये कंपाइल हुआ और ये एग्जीक्यूट। अच्छा, कंपाइल नहीं हुआ इसीलिए नहीं आ रही, कंपाइल एंड देन एग्जीक्यूट, हेलो वर्ल्ड आई एम 32। तो आपने देखा क्या हुआ कि जो भी एज के अंदर मौजूद था वो यहाँ पर एज इट इज़ डिस्प्ले हो गया। तो तरीका लिखने का क्या है, आप उसकी जगह उसका जहाँ पे आप उस नंबर को या उस वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहते हैं वहाँ पे उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एज डिस्प्ले करा था, अब मैं चाहूँ तो इस जगह पर एज को चेंज करके 32 के बजाय कर देता हूँ 20। तो आपके ख्याल में आउटपुट क्या आएगा, F9 IM20। तो आपने देखा आपको अपना printf फंक्शन बार बार मॉडिफाई नहीं करना पड़ रहा, बल्कि आपने वेरिएबल एक क्रिएट कर लिया और वहाँ पे जो वैल्यू आप चेंज करते हैं वही चेंज हो जाती है आपके printf स्टेटमेंट में। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको आगे चल के लेक्चर्स में पता चलेगी, बल्कि आज ही के लेक्चर में बता दूंगा कि क्या है। तो इस तरीके से मैं कोई भी होल नंबर क्रिएट कर सकता हूँ। फिलहाल जो बात है वो ये है कि मैं कोई भी होल नंबर क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं होल नंबर क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैं एक फ्लोटिंग नंबर भी आपको क्रिएट करके बता देता हूँ, हैंड इन हैंड फ्लोट। ठीक है, ये यूज़ होता है कि अगर मैं कोई, अच्छा यहाँ पे मैं कैप्स में कर लेता हूँ, कैप्स भी कर सकता हूँ, स्मॉल भी कर सकता हूँ, डजेंट मैटर। और मैंने इसको वैल्यू दे दी 3.1416। ठीक है, फ्लोट में मैं इन इंटीजर में मैं ले सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ होल नंबर इंटीजर, या यहाँ पे लिखता हूँ इंट यूज फॉर यूज्ड फॉर होल नंबर्स, जबकि फ्लोट यूज फॉर, वैसे तो इसको आप डेसिमल कह देते हैं नॉर्मली, इन मैथ्स चलें डेसिमल ही लिख देता हूँ, डेसिमल नंबर्स या नंबर विथ पॉइंट इन इट। ठीक है, तो फ्लोट यूज़ होता है आपके फ्लोटिंग के लिए। फर्दर, अच्छा आप एक और बात ध्यान रखें, मैं हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन लगा रहा हूँ, जैसे कि मैंने एम्फेसाइज किया था कल भी, कहीं पे भी सेमी कॉलन मिस नहीं करना है। ये मार्क करता है एंडिंग ऑफ सी स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं हर स्टेटमेंट में मैंने ये लगाया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं। एक और टाइप होते हैं हमारे पास कैरेक्टर, जो भी मैंने बताया शॉर्ट फॉर CH, और इसमें मैं कुछ भी ले सकता हूँ। कैरेक्टर में मैं ले लेता हूँ वॉवेल, और कैरेक्टर में बस एक बात यह है कि मैं इसको से कोई भी कैरेक्टर असाइन कर सकता हूँ, ए इज़ अ वॉवेल, लेकिन मुझे ध्यान ये रखना है कि कैरेक्टर को असाइन करने के लिए मुझे उसके लिखना पड़ता है हमेशा उसको सिंगल कोट में।
ठीक है। करेक्टर इस पे क्लास में भी एम्फेसाइज करेंगे। करेक्टर यूज होता है, यूज सिंगल कोट फॉर करेक्टर। ठीक है, किसी भी किस्म का करेक्टर ले सकता हूँ मैं, सिंगल कोट में ए भी लिख सकता हूँ मैं, सिंगल कोट में डॉलर भी लिख सकता हूँ मैं, सिंगल कोट में मल्टीप्लाई भी लिख सकता हूँ मैं, सिंगल कोट में 4 भी लिख सकता हूँ। हर चीज़ करेक्टर कहलाएगी, जो भी कीबोर्ड पे आपके पास मौजूद है सब करेक्टर हैं और वो सिंगल कोट में लिखें। लेकिन फिलहाल मैंने वॉवेल लिखा है तो मैं कोई भी वॉवेल लिख देता हूँ, मैंने यू लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस हेलो वर्ल्ड को थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ और मैसेज डिस्प्ले कराता हूँ ये। और क्या मैसेज है कि मेरे पास, मैं मैसेज को और जो है मीनिंगफुल कर देता हूँ, एज इक्वल्स टू, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं चाहूँगा कि लाइन चेंज हो जाए, या चलो अभी मैं लाइन चेंज नहीं करता, कॉमा, और उसके बाद मैं कहता हूँ पाई इक्वल्स टू कॉमा, और फिर उसके बाद मैं कह देता हूँ वॉवेल इक्वल्स टू, दैट्स इट। लेकिन ध्यान रहे कि मुझे एज के इक्वल्स टू के बाद क्या प्रिंट करानी, एज, और एज की डेटा टाइप है इंट। तो मैं यहाँ पे क्या प्लेस करूँगा, इस जगह पे क्या आएगा, %d। पाई की वैल्यू क्या है, फ्लोट है, तो अगर मैं इस जगह 3.1416 प्रिंट कराना चाहता हूँ तो यहाँ मैं लिखूँगा %f, क्योंकि फ्लोटिंग के लिए f यूज़ होता है। वॉवेल जो कि है मेरे पास करेक्टर, तो करेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ वो कहलाता है %c। ठीक, तो सो फार सो गुड। मैं चाहता हूँ एज लिख, आउटपुट पे एज लिखा है, एज के बाद इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू के बाद 20 लिखा आ जाएगा, क्योंकि मैं इधर एज को डिस्प्ले कराना है। फिर कह रहा हूँ कॉमा आए, पाई इक्वल्स टू पाई की जो भी वैल्यू है ऊपर लिखी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। फिर मैं चाह रहा हूँ कॉमा आए, वॉवेल आए, इक्वल्स टू आए, फिर उसके बाद जो भी वॉवेल के अंदर वैल्यू है यहाँ डिस्प्ले हो जाए। ठीक, तो अब मुझे डिस्प्ले कराना है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एज लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ चेंजेस ये करनी है, एज के बाद लिखना है अपना पाई का नाम, और पाई के बाद लिख लेना है मुझे अपना VOWL, वॉवेल का नाम, एंड दैट्स इट। सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, तो मेरा आउटपुट एक्सपेक्टेड आ गया। अच्छा, लेकिन टाइम यहाँ पे अप हो रहा है, तो मैं फिर से ब्रेक लूँगा और ज्वाइन करते हैं इन 1 मिनट। चलें तो रिज्यूम कर लेते हैं। ब्रेक से पहले हम इस स्क्रीन पर थे कि ये आउटपुट आ रहा है हमारा। अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि ये आउटपुट एक्सपेक्टेड है या नहीं है, ये किस तरीके से आया। तो ये है मेरा printf स्टेटमेंट और इसके अगेंस्ट मेरे पास जनरेट हुआ है ये आउटपुट। तो मेरा printf स्टेटमेंट कह रहा था कि पहले तो एज डिस्प्ले हो एज इट इज़, ये देखें एज डिस्प्ले हो गया, कुछ नहीं हुआ। इक्वल्स टू मैंने कहा था, बिल्कुल एज इट इज़ इक्वल्स टू डिस्प्ले हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने %d प्लेस किया था यहाँ पर, %d की जगह देखा जाए तो ये 20 प्लेस हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये था प्लेस होल्डर। मैंने यहाँ पे एक तरीके से बता दिया कि मैं इधर वैल्यू जो है रन टाइम पे प्लेस करूँगा, अभी जो वैल्यू है मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो रन टाइम पे क्या हुआ, इसमें प्लेस होल्डर देखें तो मैंने कितने यूज़ किए, %d, %fc, टोटल 3 प्लेस होल्डर यूज़ किए। तो कॉमा के बाद जो मैंने वैल्यू सप्लाई की वो भी कितनी है, 3, 1, 2 और 3। तो प्लेस होल्डर और इन वैल्यूज़ का रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप क्या है कि इन वैल्यूज़ को और प्लेस होल्डर्स को नंबर्स में सेम होना चाहिए, यानी 3 प्लेस होल्डर्स हैं तो 3 ही वैल्यूज़ होनी चाहिए। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी मैपिंग होगी रन टाइम पे, और वो मैपिंग होती है बाय पोजीशन, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी सबसे पहले वाला प्लेस होल्डर सबसे पहली वैल्यूज़ उस पर जाके मैप हो जाती है, यानी इधर जो वैल्यू आउटपुट पे आएगी वो क्या आएगी, एज की वैल्यू आएगी। उसके बाद जो दूसरा है उस पर वैल्यू कौन सी आएगी, यहाँ से पाई की वैल्यू इस जगह प्लेस हो जाएगी। और फिर तीसरा जो है उसमें वैल्यू कौन सी प्लेस हो जाएगी, वॉवेल की वैल्यू प्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, %d की जगह जो वैल्यू
आने वाली है वो एज की वैल्यू। और अगर आप देखें तो एज को मैंने यहाँ डिफाइन किया था एंड उसकी वैल्यू मैंने रखी थी 20, तो एज एक्सपेक्टेड मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट में आया हुआ 20। उसके बाद मैंने फिर वही कॉमा लगाया था, कॉमा एज इट इज़ है, पाई लिखा था एज इट इज़ है, इक्वल्स टू लिखा था एज इट इज़ है, फिर परसेंट एफ की जगह पे कौन सी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे मैंने रखा है पाई। तो पाई में देखा जाए तो मैंने वैल्यू ऊपर डिफाइन की थी 3.1416, तो यहाँ पे 3.1416 आया तो है, लेकिन उसके साथ 0 भी आ गया है। 0 पे अभी मैं नहीं जाना चाहूँगा कि क्यों आ रहा है, इसका भी एक लेक्चर में थोड़ा सा टॉपिक आएगा तो तब बताऊँगा क्या है। या यूँ समझ लें कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका सी जो है 6 प्लेसेस तक जो है वैल्यूज़ डिस्प्ले कराता है, यानी 3.1416 यार इसने ज़ीरो खुद ब खुद ही पैड कर दी, ये ज़ीरोस इसने खुद ही आगे कंकैटिनेट कर दी। देन उसके बाद आगे बढ़ता हूँ तो लिखा है वॉवेल एज इट इज़ आ गया, इक्वल्स टू एज इट इज़ आ गया। देन परसेंट सी आया, तो तीसरी वैल्यू मेरे पास ये वॉवेल की मौजूद थी, तो इसमें क्या हुआ, वॉवेल की वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो गई। तो और देखा जाए तो ऊपर मैंने वॉवेल में यू लिखा था, तो यहाँ पर यू आ गया। डजेंट मैटर, डेटा कुछ भी हो सकता था। अभी जो बात मैं आपको समझाना यहाँ चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि किस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर या जिसे प्लेस होल्डर भी कहा जाता है काम करते हैं। कि आप अपने स्ट्रिंग के अंदर डिट्टो होता था पहले स्ट्रिंग, अब डिट्टो में थोड़ी सी वेरिएशंस आ रही हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उसे चेंज भी कर सकूँ। तो ये चेंजेस किस तरह पॉसिबल हैं, वाई यूजिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं इस पर हम बाद में थ्योरी में बात करेंगे डिटेल से, लेकिन फिलहाल मैंने आपको थोड़ा सा सिंटेक्स में हिंट दे दी कि वेरिएबल 3 टाइप के होते हैं नॉर्मली, होल नंबर्स, डेसिमल नंबर या फिर करेक्टर्स। ठीक है, यही 3 फंडामेंटल्स हैं, बाकी सब इसकी वेरिएशन के टाइप्स ही हैं। तो ये बात समझ में आई कि आउटपुट किस तरीके से डिस्प्ले हुआ और ये पोजीशन जो मैंने रखी है ये क्या है और कैसे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर फीडबैक मिल जाए, कोई क्यूरी है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मज़ीद आगे बढ़ते हैं और इन चीज़ों को और एक्सप्लोर करते हैं। जी क्लास कोई क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं। एनीवन? आइडिया है मुझे थोड़ी सी अब जो है, हो सकता है बातें जो हैं जहन के ऊपर ऊपर से जाना शुरू हो जाएं। अच्छा चलें, एक अच्छा क्वेश्चन आया कि सबको न्यू लाइन में लिखा हो, तो अभी मैं ये भी करके बता देता हूँ। बात में ये कह रहे थे कि जैसे जैसे चेंजेस आती जाएंगी ना, तो कुछ चीज़ें हो सकता है पहली बारी में किसी को समझ में आ जाए, कुछ को थोड़ा टाइम लगे, लेकिन इसमें कोई मसले की बात नहीं है। मुझे भी जब मैं था एज ए स्टूडेंट पढ़ रहा था तो मुझे भी काफ़ी अरसे तक प्रोग्रामिंग बिल्कुल समझ नहीं आई थी। तो ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा था कि आप लोग भी कुछ दिनों तक समझें ही नहीं, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप मोटिवेट हों कि देखें मुझे तो पहले समझ में भी नहीं आती थी और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि सून ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप इसको प्रैक्टिस, जब भी मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप पेपर पर या बुक रीड करके करें, कोर्स पेपर पर करके या बुक रीड करने वाला नहीं है। इसके लिए आपको अपने यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी वाली बात है कि अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, आपको सॉफ्टवेयर रन करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर पर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको सिखाएगा बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि आप गलतियां करेंगे, पेपर आपको गलती नहीं बताएगा। आपका कोई मिसकंसेप्शन क्रिएट हो रहा है बुक से, आपको कोई गलती नहीं पता लगेगी जब तक कि आप उसे ट्राई ना करें, एक्चुअली प्रैक्टिस ना करें, तो आपको गलती नहीं पता लगेगी और गलतियों से ही ये वाला कोर्स सीखा जाएगा। ठीक है, इसका लर्निंग कर्व यही है कि आप गलतियां करते जाएं, जो जहन में आ रहा है उसे ट्राई करें, सही होता है तो आपको सीख मिलेगी, गलत होता है तो आपको एक लेसन मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, लैब का पर्पस ही यही है कि आपकी प्रैक्टिस हो, तो जितनी हो सकती है मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। तो कुछ हमारे पास है तो वैसे फंडामेंटल सी लैब, लेकिन आप लोगों के लिए इतनी फंडामेंटल शायद ना हो। तो मैं जो जो बातें सिखा रहा हूँ आप सिर्फ अभी सिर्फ उन बातों पे फोकस कीजिएगा, और उनसे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं उसको फ़िलहाल इग्नोर कर देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी सेक। ठीक है, आगे चल के हम इन सबको एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल क्या हुआ मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। परसेंट डी की जगह एज की वैल्यू कॉपी हो गई, परसेंट एफ की जगह पाई की कॉपी हो गई, परसेंट सी की जगह वॉवेल की कॉपी हो गई, और आपने देखा कि आउटपुट मेरा फॉर्मेटेड आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं चाहता था। तो प्रिंट एफ में मैंने जैसा फॉर्मेट स्पेसिफायर से फॉर्मेट किया, बिल्कुल वैसे ही मेरा आउटपुट आ गया। अब थोड़ा सा इसको वेरी करते हैं कि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर अगर सबको न्यू लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो मैं इससे पहले इसका जवाब दूं
मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से ही कोई बताए कि इस कोड में मैं क्या मॉडिफिकेशन करूँ कि ये तीनों अलग अलग लाइन में आ जाए। जी क्लास, कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस कराऊँ बैकस्लैश को? एक जवाब आया है मेरे पास। चले मैं करके ही बता देता हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए। सवाल से ही होता है, किया करें, हो सकता है वो कन्फ्यूजन आपके अलावा बहुत सारे लोगों को और सबकी लर्निंग हो जाए। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और बिफोर कॉमा भी करा सकता हूँ, आफ्टर कॉमा भी करा सकता हूँ, लेकिन जब उनके अगर मैं नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करा रहा हूँ तो इट डजेंट मेक सेंस कि मैं कॉमा इंट्रोड्यूस कराऊँ। कॉमा की मुझे फिर ज़रूरत ही नहीं है, मैं हर जगह पे कॉमा को ही रिप्लेस कर देता हूँ बैकस्लैश एन से, और यहाँ पे भी कॉमा हटा देता हूँ, लगा देता हूँ बैकस्लैश एन। तो अब मेरा मैसेज क्या है कि एज डिस्प्ले कराओ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं न्यू लाइन में करा रहा हूँ या कहाँ पे करा रहा हूँ। पहले प्लेस होल्डर पर आप इसको ऐसे ना देखें कि अगर लाइन चेंज हो गई तो प्लेस होल्डर किस वैल्यू पे मैप होंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं न्यू लाइन में कराऊँ या कहाँ पे कराऊँ। आप जब इसको प्रिंटएफ को रीड करेंगे तो आप लीनियर फैशन में रीड करेंगे, और लीनियर फैशन में आप लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे कि पहला वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर पहली वैल्यू पे मैप होगा, दूसरा वाला दूसरी पे मैप होगा, तीसरा वाला तीसरी पे मैप होगा, और ये हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। कंपाइल एंड देन एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट मेरा अब सब न्यू लाइन में चला गया, क्योंकि मैंने कहा था एज के बाद %d, और %d पे कोई क्या चीज़ मैप हुई? एज ही मैप हुई। फिर लाइन चेंज हो गई। देन पाई फिर %f आया, %f सेकंड था तो सेकंड पे सेकंड बाई पाई की मैप हो गई, और फिर थर्ड था वॉवेल, और वॉवेल पे %c था तो c पर वॉवेल की वैल्यू मैप हो गई। अब इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि चले मैंने फॉर्मेट भी कर लिया अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। अब मैं चाहूँ तो ये वैल्यूज़ कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मुझे अपने प्रिंटएफ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे 25 कर दिया, यहाँ पे 3.1416 की जगह 3.142 कर दिया, और वॉवेल में यू की जगह मैंने स्मॉल ई कर दिया। मैं इसे सेव करता हूँ, मैं इसे कंपाइल करता हूँ, मैं इसे रन करता हूँ, और स्टिल मेरा आउटपुट वैसे ही फुल्ली फॉर्मेटेड आया, जबकि उसका डेटा चेंज हो गया। अच्छा, आप वॉवेल में देख लें, मैंने लिखा तो सिंगल कोट में था, लेकिन आउटपुट पे सिंगल कोट्स नहीं आते, सिर्फ वो सिंटेक्स का पार्ट है, ये बताने के लिए कि मैं करेक्टर डेटा टाइप को डील कर रहा हूँ, और ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड एज इन 100% ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी मेरी नज़रों से गुजरी, हर जगह पे करेक्टर को सिंगल कोट से ही डिनोट करते हैं, यानी सिंगल कोट ज़रूर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ में आ गई सबको? कुछ कन्फ्यूजन है? कोई क्यूरी है तो पूछ लें, वरना फिर मैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ जो मैं करना चाह रहा था। चलें, जो मैं अगला काम करना चाह रहा हूँ, इस फाइल पे काफ़ी मैस हो गया, मैं इस पे नहीं करना चाहूँगा, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से न्यू करा, न्यू से सोर्स फाइल, और इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ, पहले तो वही बात, मुझे क्या क्या इंक्लूड कराना है, हैश इंक्लूड stdio.h, ये भी मस्ट है, और ये भी तकरीबन आपको हर प्रोग्राम में चाहिए होती है, हैश इंक्लूड .io.h। ये हर प्रोग्राम में टेम्पलेट समझ लें, हर प्रोग्राम में बिल्कुल एज इट इज़ ये ऐसे ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आता। इंट मेन, ये मेरे पास ऑप्शनल है, मैं ब्रैकेट्स में वॉइड लिखूँ ना लिखूँ, लेकिन मैं लिख देता हूँ, और फिर इसके दिए, और लास्ट लाइन में रिटर्न 0, दैट्स इट। ये मेरे हर प्रोग्राम में सेम होगा, तो मैंने यहाँ तक लिख के पहले कर लिया सेव। सेव कर तो मैंने इस फाइल को नाम दे दिया सम ऑफ नंबर। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स, और मैंने इसको जैसे कि बताया था फाइल टाइप एक्सटेंशन सी कर दी, इट्स बेटर कि आप सी ही यूज़ करें। तो मैंने एक न्यू फाइल बना ली और उसको नाम दे दिया सम ऑफ नंबर्स। एक्चुअली मैं इसमें करना क्या चाह रहा हूँ, इसमें करना ये चाहता हूँ कि मैं दो नंबर्स लूँ, ठीक है, और आउटपुट पे जो रिज़ल्ट आए वो उनका सम आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं। तो ऐसा है कि मैं दो नंबर ले लेता हूँ, मैं एक नंबर ले लेता हूँ int, और इसको कह देता हूँ num1, और इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ से 5। एक और int ले लेता हूँ, उसको कह देता हूँ num2,
और इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ, डजेंट मैटर, कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ, मैंने 7 असाइन कर दी। ठीक है, तो num1 इक्वल्स टू 5, num2 इक्वल्स टू 7, और फिर एक और मैं इंटीजर ही ले लेता हूँ, ज़ाहिर सी है तो इंटीजर को ऐड करूँगा तो रिजल्ट विल बी एन इंटीजर, होल नंबर ऐड होंगे तो होल नंबर ही जनरेट होगा, और इसको मैं कह देता हूँ इनका सम। तो सम इक्वल्स टू, मैं सम में क्या करना चाह रहा हूँ एक्चुअली, इन दोनों नंबर का सम करना चाह रहा हूँ। तो मैं करूँगा num1 प्लस num2। तो आप समझ गए होंगे इसमें एक्चुअली क्या होने वाला रिजल्ट, ये होगा 5 प्लस 7, क्योंकि जो भी num1 में वैल्यू है वो और जो num2 में वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी, और सम के अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी, सम के अंदर चला जाएगा मेरे पास 12। ठीक है, ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी तक कि ऐसा होगा, लेकिन इस चीज़ को मैं वेरीफाई कैसे कर सकता हूँ कि मैं इस चीज़ को आउटपुट पर डिस्प्ले करा कर देख, तो डिस्प्ले कराना है तो वही प्रिंट एफ, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास, और इसमें मैंने मैसेज दिया सम ऑफ क्या है, पहला नंबर क्या है मेरे पास, मैं इसको भी कर देता हूँ %d लिख लेता हूँ यहाँ पर, या पहले ऐसे कर लेते हैं सम इक्वल्स टू, और इस जगह पे मैंने कर लिया %d, और इधर मैंने डाला कॉमा, और यहाँ पे लिख लिया मैंने सम। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो मेरा है, या मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैंने 5 और 7 चूँकि वैल्यू रखी थी इनिशियली, तो मेरा रिज़ल्ट 12 आना चाहिए। मैंने इसको सेव किया, मैंने इसे कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, मैंने इसे रन किया, तो सम इक्वल्स टू 12, बिल्कुल सही, सम इक्वल्स टू 12 ही आ रहा है। तो वेरिएबल का काम जो मैंने पिछले बताया वो सिर्फ डिस्प्ले कराना नहीं है, बल्कि उस पर मैं कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स मैनिपुलेशन या अरिथमेटिक मैनिपुलेशंस भी कर सकता हूँ, जो कि मैंने इस एग्जांपल में की। मैं इस प्रोग्राम को और बेहतर बना सकता हूँ, कैसे कि मतलब सिर्फ सम लिखा ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने कहा कि मैं कह देता हूँ सम ऑफ %d एंड %d इक्वल्स टू %d। तो इसका मतलब क्या है कि मैं चाहूँ तो इधर num1 num2 भी डिस्प्ले करा देता हूँ, रिजल्ट मेरा वही रहेगा, लेकिन मेरा आउटपुट और बेहतर सा लगेगा। अगर मैं आउटपुट को देखूँ इस केस में, तो सम ऑफ, यानी अगर देखें पहले %d पे नंबर 1 की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे %d पे नंबर 2 की वैल्यू आ जाएगी, और तीसरे %d पे सम की वैल्यू आ जाएगी। तो कंपाइल कर लेते हैं एंड देन रन। तो सम ऑफ 5 एंड 7 is equals to 12। इज इट मोर इंटरएक्टिव, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है ये मुझे, ये क्लियरली बता रहा है कि सम ऑफ 5 एंड 7 इज 12। अच्छा, तो अब और मज़ीद मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा इक्वल्स टू हटा देता हूँ, वर्ड चल रहा है तो इज लिख देता हूँ, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस मेरा आउटपुट थोड़ा चेंज सा करा जाएगा। सम ऑफ 5 एंड 7 इज 12। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर देता हूँ, 5 के बजाय कर देता हूँ से 15 कर देता हूँ, तो अब मेरा रिजल्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रहे मैं 15 कर चुका हूँ, आउटपुट क्या आएगा मेरा यहाँ पर। अब अगर आप देखें तो मैंने सिर्फ नंबर 1 की वैल्यू चेंज की है, और ये कमेंट में यहाँ से हटा देता हूँ, कंफ्यूज करेगा। तो मैंने अपने नंबर 1 की वैल्यू चेंज कर ली, स्टिल मैंने अपने प्रिंट एफ किसी को कुछ भी चेंज नहीं किया, कंपाइल किया, रन किया, तो आउटपुट पे ऑटोमेटिकली देखेंगे लिखा रहा है सम ऑफ 15 एंड 7 इज 22। ऑटोमेटिकली 15 भी लिखा गया, यानी यूज़र को इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि 7 + 15 किया गया, और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। ठीक है, 7 + 15 किया गया और उसका रिजल्ट आ रहा है 2। अच्छा, अब क्या करें, सम जो है इस चीज़ का हो रहा था, हो सकता है कि आप ये जो सम कर रहे हैं ये कोई ऐसे ही सम नहीं है, बल्कि आप एक्चुअली बताने चाह रहे हैं, अगर मैं इनको रीनेम कर दूं नंबर के बजाय से, मैं कह देता हूँ सब्जेक्ट 1, और इसको कह दूं मैं सब्जेक्ट 2, ठीक है, और ये आपके हो गए सम नहीं बल्कि टोटल मार्क्स। तो हर जगह मुझे अभी रिप्लेस कर रहा हूँ, लेकिन इसका शॉर्टकट भी होना चाहिए, देख लेते हैं कोई और शॉर्टकट है, कंट्रोल F2 शायद, F3 नहीं, इसमें कुछ नहीं है, चलें मैनुअली रिप्लेस कर देता हूँ इसे।
ये मैंने इनको रीनेम करके कर दिया अगर सब्जेक्ट, तो ये मेन एग्जांपल एक मीनिंगफुल एग्जांपल बन जाएगी कि एक्चुअली मेरे पास 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं और मैं उनका टोटल करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ कहूँगा टोटल ऑफ दिस एंड दिस इज दिस। सब्जेक्ट मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने वेरिएबल को रीनेम कर दिया, यानी सिनेरियो चेंज कर दिया। पहले मैं सिर्फ उसे नंबर कह रहा था, लेकिन अब मैंने एक सिनेरियो इसमें ले आया हूँ। और सिनेरियो क्या कह रहा है कि आप एक्चुअली 2 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं आपके और आप उनको सम करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेम अगर आप देखें तो मैं मीनिंगफुल यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि कल मैंने नेम्स बताए थे ना, हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि वो मीनिंगफुल हो। मैं नेम ABCXYZ यूज़ करूँगा, लेकिन वो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे। लेकिन इस एग्जाम्पल को आप देख के मुझे बता सकते हैं कि एक्चुअली सब मैंने यूज़ किया सब्जेक्ट्स के लिए। 2 सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, से मैथ्स है, फिजिक्स है। मैं चाहूँ यहाँ पे मैथ्स और फिजिक्स का नाम भी यूज़ कर सकता हूँ और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाए, लेकिन फिलहाल जेनरिक रखा है मैंने सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, और मैं इनके टोटल मार्क्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ। हो सकता है टोटल क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ, आगे चल के मैं इसकी CGPA कैलकुलेट करना चाहूँ, या इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहूँ, या ग्रेड कैलकुलेट करना चाहूँ। लेकिन फिलहाल अभी एग्जाम्पल हम वहाँ तक नहीं ले जा सकते, अभी सिर्फ सम की हद तक रखते हैं। लेकिन मेरा प्रोग्राम में क्या है कि मैं अगर 2 नंबर एंटर करता हूँ, से मेरे फर्स्ट सब्जेक्ट्स में मार्क्स थे, भी मैंने बता दिया मेरे फर्स्ट सब्जेक्ट से मार्क्स हैं 83 और सेकंड सब्जेक्ट के मेरे मार्क्स हैं 77, ठीक है। तो इस सूरत में अगर मैं जानना चाह रहा हूँ मेरे टोटल मार्क्स क्या होंगे या मेरी परसेंटेज क्या बनेगी, तो इसका तरीका क्या है। अच्छा ध्यान रहे, मार्क्स दोनों जो हैं आउट ऑफ 100 है, ठीक है। ये वाला मार्क्स भी आउट ऑफ 100 है, ठीक है। तो एक 83 आउट ऑफ 100 है, एक 77 आउट ऑफ 100 है। मैं इसको सम करूंगा तो टोटल आउट ऑफ 200 बनेगा। तो टोटल मेरा यहाँ पे जो है वो आउट ऑफ 200 बनेगा। मैंने इसको सेव किया, मैं इसको कंपाइल करता हूँ, नो एरर, दैट्स गुड। कंपाइल, टोटल ऑफ 83 एंड 77 इज 160। तो 160 जो है इसमें मार्क्स अटेन हुए हैं। और मैं चाहूँ ये इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँ आउट ऑफ कितने हैं, टोटल ऑफ दिस एंड दिस इज ये, और यहाँ पे चाहूँ तो मैं ये डाल के ये भी बता सकता हूँ आउट ऑफ 200 है। तो इससे और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो नंबर हैं वो ये हैं। क्या आ रहा है मैसेज मेरे पास, टोटल जो नंबर आए हैं 160 आए हैं, और किस में से आए हैं 200 में से। चलें, बहुत अच्छी बात है, सो फार ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अब मुझे किसी दूसरे स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स कैलकुलेट करने तो जी क्लास, अगर मुझे किसी दूसरे स्टूडेंट्स के लिए मार्क कैलकुलेट करने उसे इसके मार्क्स हैं 90 एंड 70, तो मैं क्या करूं। जी क्लास, एनीवन अदर देन मार्क्स। ये क्लास एनी गेसेस, कोई क्लू, क्या करूं। ये तो कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। मतलब अब मुझे किसी दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट करने थे, तो मैंने जाके इसको चेंज कर दिया 90 और फिर इसको जाके चेंज कर दिया 70, फिर सेव किया, फिर कंपाइल किया, फिर रन किया। रिजल्ट तो सही आ रहा है, लेकिन हर मर्तबा हर स्टूडेंट के लिए मुझे जाके ये चेंजेस करनी पड़ेंगी इसमें, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरा प्रोग्राम तो ऐसा होना चाहिए ना कि दैट सूट्स ऑल, यानी जेनरिक होना चाहिए। बंदा जो भी नंबर हो उसके, और वो रिजल्ट उसके लिहाज से दे। लेकिन उसके लिए मेरे प्रोग्राम को थोड़ा इंटरैक्टिव होना पड़ेगा, जो कि मेरा प्रोग्राम अभी नहीं है। मतलब ये कि अगर मैं ये जो सब्जेक्ट 1 के मार्क्स और सब्जेक्ट 2 के मार्क्स हैं, ये यूज़र से रन टाइम पे पूछूं कि भाई बताओ नंबर सब्जेक्ट 1 में कितने हैं, तुम्हारे सब्जेक्ट 2 में कितने हैं, तो फिर मैं उस वक्त डिसाइड करूं कि टोटल उसका क्या बनेगा। तो दैट्स मेक सेंस, ठीक है। तो मेरे प्रोग्राम में इंटरेक्शन की कमी है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैं आउटपुट से डील कर रहा हूँ, यानी ब्लैक स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है। अभी तक मैंने इनपुट से डील नहीं किया, यानी अगर मैं चाहूँ रन टाइम पे इनपुट लेना चाहूँ तो उससे डील नहीं किया।
तो अब यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं कि रन टाइम पे मैं अगर इनपुट लेना चाहूँ तो वो मैं कैसे लूँगा, यानी ये सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 की वैल्यू मैं बार बार मैनुअली आके यहाँ पे चेंज ना करूँ, बल्कि यूज़र से रन टाइम पे इंटरेक्टिव वे में लूँ। तो इसके लिए मेरे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में एक फंक्शन है जो कहलाता है स्कैन एफ। ठीक है, SCANF। स्कैन एफ एक फंक्शन है जिसका काम क्या है, वैल्यूज़ को इनपुट लेना फ्रॉम यूज़र। इसका सिंटेक्स भी वैसे ही है, डबल कोट्स आएंगे, लेकिन इसमें मैं कोई मैसेज नहीं देता, इसमें मैसेज नहीं आते, इसमें सिर्फ और सिर्फ आते हैं प्लेस होल्डर्स। यानी इसमें मैं लिखूंगा %d, ठीक है, और कॉमा के बाद मैं लिख दूंगा जिस भी चीज़ में मैं इसका इनपुट लेना चाह रहा हूँ, SUB1 लिखा। तो इससे होगा क्या कि जब यूज़र इनपुट करेगा वैल्यू तो ये वैल्यू इसमें आके कॉपी हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन रिवर्स है, यानी ये प्लेस नहीं होगा बल्कि यहाँ पे यूज़र जो भी वैल्यू देगा वो इसमें आके स्टोर हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन प्रिंटफ से बिल्कुल रिवर्स है। ठीक है, मैं लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट 1 में, अच्छा उससे पहले एक और बात कि यहाँ पे प्रिंटफ और स्कैन में एक फ़र्क क्या है कि आप यहाँ पे यूज़ करते हैं एक स्पेशल सिंबल, ये एंड का सिंबल जो होता है, जो आपकी की नंबर 7 पर है, शिफ्ट के साथ अगर आप की 7 प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाता है, इसे कहते हैं %, का साइन, या एड्रेस ऑपरेटर कह लें, या बहुत सारे नाम है इसके। यहाँ पे वैसे कौन सा नाम यूज़ किया गया है वो देख लेते हैं, %, का साइन ही कह रहे होंगे इसे, स्कैन एफ। इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन इसे %, भी कहते हैं या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं, वो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सिंबल आपको ध्यान रखना है ये कौन सा है, एंड का सिंबल है। ठीक है, ये सिंबल जो है एंड का सिंबल है। मैं चाहूँ तो 2 सेपरेट लाइन में भी ये कर सकता हूँ, यानी स्कैन एफ ऐसे लिखकर दूसरे सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट 2 ऐसे भी कर सकता हूँ, ये भी मेरे लिए वही काम करेगा। अच्छा, अब होगा क्या, चलें इस प्रोग्राम को यहाँ तक रन करके देखते हैं। मैंने F9 किया, F10 कर दिया, ब्लैंक स्क्रीन है, मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये कुछ ना कुछ मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि नंबर एंटर करूँ, तो मैंने एंटर कर दिए 75। एंटर प्रेस करूँगा तो ये फिर से मुझसे कुछ मांग रहा है, मैंने कहा कि 75 + 75 150 होते हैं, तो मैं इसको दे देता हूँ 70 दे देता हूँ। तो अब अगर देखें तो मेरा आउटपुट कुछ डायनेमिक्स आए, डायनेमिक्स का मतलब ये है कि मैं रन टाइम पे वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। ये टोटल ऑफ 75 एंड 70 कह रहा है, ये नहीं कह रहा जो वैल्यूज़ मैंने इनिशियली लिखी थी। आप देखें मैंने इनिशियली वैल्यू लिखी थी 90 एंड 70। 90 एंड 70 की जो वैल्यू हैं वो नहीं आ रही हैं, बल्कि 90 की वैल्यू इनिशियली रखी थी और 70 की। लेकिन हुआ क्या कि जब इनिशियली मैं स्टार्ट हुआ तो पहली लाइन ये एग्जीक्यूट हुई, दूसरी लाइन ये एग्जीक्यूट हुई, और सब 1 की वैल्यू 90 एंड सब 2 की वैल्यू 70 हो गई। लेकिन फिर जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो इसने क्या किया, यूज़र से एक वैल्यू ली और वो ओवरराइट कर दी सब्जेक्ट 1 पे, तो 90 जो था ओवरराइट हो गया, और यहाँ पे जो वैल्यू बन गई वो क्या बन गई, 75 बन गई। यहाँ पे वैल्यू जो है ओवरराइट हो गई और 75 बन गई। फिर ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो ये वाली लाइन ने सब 2 को ओवरराइट कर दिया, तो सब 2 में जो वैल्यू पहले भी खैर 70 थी लेकिन ओवरराइट होके भी 70 ही बन गई। तो ये क्या हुआ कि इससे एक और चीज़ हमें सीखने को मिली कि मेरे प्रोग्राम में या सी लैंग्वेज में सारे जो स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी जो लाइन पहले लिखी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जो बाद में लिखी हुई बाद में एग्जीक्यूट होगी। और अगर 2 सेपरेट लाइन सिमिलर डेटा एलिमेंट पे यानी सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट 2 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो है नेक्स्ट रिज़ल्ट जो है अपडेटेड वाला मिलेगा आपको, यानी वो लाइन का रिज़ल्ट मिलेगा जो बाद में आई है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियली मैंने उसको 90 और 70 दिया था, वो ओवरराइट हो गया और वो 75 एंड 70 बन गया। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में सब कुछ सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। मैं चाहूँ तो इस प्रोग्राम को और बेहतर कर सकता हूँ, कैसे वो देख लेते हैं। जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आई, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैंने उसे एक मैसेज दे दिया printf
और मैसेज में कहा एंटर योर मार्क्स कह देता हूँ, ठीक है, मैसेज दे दिया, इतना कहना काफ़ी होगा। और उसके बाद मैं चाहूँ तो लाइन चेंज करा देता हूँ ताकि सब कुछ इन सिंक रहे। अब होगा क्या, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, सब वगैरह इनिशियलाइज हो गए, लेकिन इसमें जो भी वैल्यू है डजेंट मैटर, इन लाइन से वो वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। और या चाहूँ तो मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन वो बाद में करूँ, पहले रन करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है। एंटर योर मार्क्स, नाउ स्क्रीन कुछ बेहतर है, ये बता रही है कि आप कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्ट किया जाए। मैंने मार्क्स एंटर किए, इससे मैंने 60 एंटर कर दिए, उसने बोला फिर से मार्क्स एंटर करें, मैंने 90 एंटर कर दिए, फिर मैंने किया तो देखें टोटल ऑफ 60 एंड 90 इज़ 150 आउट ऑफ 200। इट्स मोर रीजनेबल एंड मोर इंटरेक्टिव कि मैं रन टाइम पे वैल्यू लूँ और मुझे कोड में आके बार बार चेंजेस ना करनी पड़े। इस प्रोग्राम को और बेहतर ऐसे भी किया जा सकता है कि मैं ये वाली लाइन हटा ही दूँ, यानी मैं कुछ भी ना दूँ इसको इनिशियली, ना इसको दूँ, तब भी ये प्रोग्राम चलेगा। चला के देख लेते हैं, सेम आउटपुट आएगा। एंटर योर मार्क्स, और मार्क्स में कहा तो मैंने इसको कहा कि 50 एंड 80 एंड टोटल ऑफ 50 एंड 80 इज़ 130, स्टिल इट्स वर्किंग, ठीक है। मैं इसको एक और तरीके से भी कर सकता हूँ, जब मुझे वैल्यू असाइन नहीं करनी होती तो मैं चाहूँ इन वेरिएबल्स को एक ही लाइन में भी लिख सकता हूँ बाय सेपरेटिंग विद अ कॉमा, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो देयर आर मैनी वेज टू डू द सेम थिंग। कोई भी नंबर एंटर कर सकता हूँ, दोनों 70 के, तो रिजल्ट ऑफ 70 एंड 70 इज़ 140। तो ये अब मेरा प्रोग्राम जो है काफ़ी इंटरेक्टिव हो गया है, क्योंकि अब इसमें मैंने दोनों चीज़ें इन्वॉल्व कर दी, कीबोर्ड से इनपुट भी इन्वॉल्व कर दिया है और इस पर आउटपुट भी है। तो इससे पहले तक जो मैं कर रहा था वो सिर्फ आउटपुट था, और वो इतना कोई कारआमद नहीं था। जब तक मैं यूज़र को अपने प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को डेटा नहीं प्रोवाइड कर सकता तो मैं उससे रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट करूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने उसको डेटा भी रन टाइम पे दिया और रिजल्ट भी रन टाइम पे दिया। आप कहेंगे सर इस सब का फ़ायदा क्या है? इस सब का फ़ायदा ये, देखिए मैंने ये कर दिया क्लोज, अपना सॉफ्टवेयर क्लोज कर दिया और मैं जाता हूँ वापस डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे ये रहा मेरा सम ऑफ नंबर वाला प्रोग्राम। मैंने इसको रन किया, अच्छा इसको भी थोड़ा सा मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज़, तो अगर आप देखें इस प्रोग्राम को मैंने रन किया है और सॉफ्टवेयर मेरा क्लोज है, कहीं पे भी सॉफ्टवेयर ऑन नहीं, मैंने डायरेक्टली एक्जी को रन किया। एंटर योर मार्क्स मैंने कहा 56, एंटर योर मार्क्स मैंने कहा 66। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक मसला जो हमें आया है कि मैंने गेट सी एच लगाया है या नहीं लगाया, नहीं लगाया अपने प्रोग्राम में। तो मैं दोबारा से अपना कोड ओपन करता हूँ, और वो जो लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया था, रिटर्न से पहले मुझे यूज़ करना था गेट सी एच, जिसके लिए मैंने ऐड की थी कॉनायो की लाइब्रेरी। अब मैं इसको सिर्फ यहाँ से कंपाइल कर देता हूँ, रन नहीं करूँगा, बंद कर देता हूँ उसे। गेट सी एच ऐड करने के बाद अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। एंटर योर मार्क्स मैंने कहा कि 56, एंटर योर मार्क्स 66, तो दैट्स इट। टोटल ऑफ 56 एंड 66 इज 122। मैंने अपने कोड नहीं करा, मैंने ये वाली चीज़ जो एक्जी फाइल थी किसी को दे दी। अब वो चाहे तो कोई भी बंदा इसको रन कर सकता है और कोई भी 2 सेपरेट नंबर दे सकता है, और उन नंबर का आपको जो है सम मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ 76 एंड 89 इज 165, और इट्स मोर डायनेमिक एंड मोर इंटरेक्टिव। आप देख रहे हैं मेरा सॉफ्टवेयर क्लोज है, सॉफ्टवेयर कोड भी बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये प्रोग्राम स्टिल जो है डायनेमिकली बिहेव कर रहा है, यूज़र के इनपुट के लिहाज से अपना आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो इज़न्ट इट वंडरफुल कि मेरा प्रोग्राम इस तरीके से काम करे कि मैं उसको कोई भी डेटा दूं और उसका बिहेवियर कॉमन हो, और वो सब डेटा के ऊपर वही बिहेवियर अप्लाई करे और रिजल्ट जनरेट करे। तो ये है प्रोग्रामिंग की पावर कि मैं एक जनरल सोल्यूशन दूं, और यही है मोटिवेशन कि वो मल्टीपल सिचुएशंस पे अप्लाई हो सके रन टाइम, ठीक है। तो ये हो गया, और ये इतना ही काफ़ी है, मज़ीद डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। कुछ एग्जांपल इसी की, अच्छा कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पे गिवन है, ऑपरेटर की डिटेल में नहीं जाऊँगा, सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा।
आगे चल के थ्योरी में पढ़ेंगे। और यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसको भी ट्राई कर लीजिएगा। अभी टाइम की थोड़ी कमी है तो मैं ट्राई नहीं करा रहा, मैंने अपनी तरफ से काफ़ी सारी एग्जाम्पल करा दी, तो इस एग्जाम्पल को भी ट्राई कीजिएगा। स्वैपिंग कहलाता है ये। टास्क की बात कर लेता हूँ, लैब को कंक्लूड करने की तरफ आ रहा हूँ। तो लैब टास्क 1 कोड लिखा हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है इसका आउटपुट क्या। आप इसको रन करेंगे जब, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, और इसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है कि इसका आउटपुट ऐसा क्यों है। दूसरा टास्क बहुत सिंपल सा है, आपको ये मेन्यू डिस्प्ले कराना है। ये इन्वर्टेड कॉमास में है, इनके दरमियान बीच में थोड़ा सा गैप है, टैब्स आए हुए हैं, और ये चीज़ बिल्कुल आउटपुट ऐसा डिस्प्ले कराने के लिए आपको कुछ ना कुछ कोड लिखना है, तो आप वो करेंगे। तीसरा प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। आप इसमें यूज़र से ए और बी की वैल्यू लेंगे और डिस्प्ले कराएंगे एक्स की वैल्यू। लेकिन एक्स और ए बी का रिलेशनशिप क्या है, ये इक्वेशन लिखी हुई है, आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कीजिएगा कि ए की वैल्यू, जैसे मैंने तो सिर्फ प्लस कर दिया था ना, सिंपल सा, मेरे पास तो सिर्फ सम हो रहा था। आप उसमें पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय ए बन जाएगा ए स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी बन जाएगा 2ab, प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी बन जाएगा बी स्क्वायर। तो हिंट दे दिए, ए मल्टीप्लाई बाय ए इज ए स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई बाय बी इज बी स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा आपका टास्क है, तो जाहिर से हिंट दे सकता हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, ऊपर ऑपरेटर गिवन है, उससे देख के सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा होम टास्क क्या है, होम टास्क भी देख लेते हैं। अच्छा, होम टास्क में क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड सरकमफेरेंस। कह रहे दो चीज़ें कैलकुलेट करें, एरिया और उसका फॉर्मूला भी गिवन है। बस फॉर्मूला मिल गया तो आपको तो कोई मसला ही नहीं है, और सरकमफेरेंस का फार्मूला भी मिल गया, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। आपको ये फार्मूला लिखना है बिल्कुल वैसे ही जहाँ पे मैंने टोटल का फार्मूला लिखा, वहाँ पे ये फार्मूला लिखना है। वेयर आर इज द रेडियस तो है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि रेडियस आर एंड आर इज टेकन एज इनपुट एंड पाई मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज अ कांस्टेंट। आर इनपुट कैसे लेंगे ये तो आपको समझ में आ गई, यूजर से आर इनपुट आ जाएगा, लेकिन पाई को कह रहे हैं कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो इस बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा कि कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करूं पाई को। पाई को यूजर से इनपुट नहीं लेना है, ठीक है, जो बात एम्फेसाइज की वो बता रहा हूँ, पाई को यूजर से इनपुट नहीं लेना है। फिर बता रहा हूँ, पाई को कांस्टेंट डिक्लेयर करना है, यूजर से इनपुट नहीं लेना है। अगर आपने इनपुट लिया तो वो टास्क गलत कंसिडर हो जाएगा। सिर्फ आर यूजर से इनपुट लेना है, पाई को यूजर से इनपुट नहीं लेना, कांस्टेंट डिक्लेयर करना, और इसके लिए आप थोड़ी सी करेंगे गूगल से रिसर्च। देन टास्क नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म। नहीं माज, इस तरीके से नहीं होगा, ये स्टिल वेरिएबल है, जैसे आपने मुझे टेक्स्ट चैट बॉक्स में भेजा है, इस तरीके से नहीं होगा, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी। या यूँ कहें कि थ्योरी में मैंने एक तरीका भी बताया था पाई को करने का, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। दो तरीके हैं कांस्टेंट डिक्लेयर करने के, एक तरीका मैं थ्योरी में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, रिसर्च करें, अभी मैं नहीं बता रहा, बस हिंट ये दे दिया, एक तरीका मैंने थ्योरी में बता दिया और एक और तरीका भी है। खैर, टास्क 2 क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन विच आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। prompt user about two numbers and display result to the user once calculate। तो ये टास्क तो तकरीबन सुपर सेट है उसी टास्क का जो अभी अभी मैंने करा है। मैंने सिर्फ आपको ऐड करके बताया, आपने 4 ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन भी करनी है, मल्टीप्लिकेशन भी करनी है, डिवीजन भी करनी है। यानी यूजर से बोलना है 2 नंबर एंटर करें, नंबर 1 एंड नंबर 2, सम डिस्प्ले कराएं, डिफरेंस डिस्प्ले कराएं, मल्टीप्लिकेशन डिस्प्ले कराएं और डिवीजन डिस्प्ले कराएं, ठीक है जी। चारों प्रिंट होंगे एट अ टाइम, चारों रिजल्ट, यानी 4 प्रिंट एफ स्टेटमेंट आएंगे। और मैं थोड़ी सी एक आपको और हिंट भी दे देता हूँ, ये चले जाने देते हैं, इसमें हिंट नहीं देता, आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर। खुद एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा कि मैंने खुद से एक्सप्लोर किया है, ठीक है। तो ये चारों रिजल्ट एट अ टाइम प्रिंट कराना, आप 4 सेपरेट प्रिंट एफ में भी प्रिंट करा सकते हैं, या एक ही प्रिंट एफ के अंदर लाइन चेंज कर करके भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा टास्क की एक्सप्लेनेशन। बाकी मैनुअल को थॉरोली पढ़िएगा, मैंने कुछ चीज़ें स्किप की हैं क्योंकि वो थ्योरी में मैं हिट करना चाह रहा हूँ, और अगर आपको वो ज़रूरत पड़ती है तो आप मैनुअल में उसको रीड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब जितनी सीधा सीधा बातें थी तो वो मैंने कवर करा दी हैं, बाकी आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए एडवाइस यही है कि दिस कोर्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। लैब पे फोकस रखिएगा, थ्योरी ऑटोमेटिकली इसका अच्छा हो जाएगा।
अच्छा, सॉफ्ट कॉपी लैब मैनुअल की LMS पे ऑलरेडी अपलोडेड है। मैंने जैसे कि बताया था सारी चीज़ें हमें वहीं से मिल जाएंगी। LMS पे आप जाके देखें, कोर्स एक्टिविटी सेक्शन में अपलोडेड है। ठीक है, तो अगर किसी को कोई क्यूरी नहीं है तो बता दें, और है तो क्यूरी कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। काफ़ी डिस्क्रिप्टिव हो गया आज का लेक्चर। तो पहला था, जाहिर सी बात है थ्योरी में नहीं पढ़ा था तो इसको मुझे यहाँ पे बताना पड़ा। तो अगर कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर मैं वाइंड अप करूँ। जी माज, अपने पास से अनम्यूट कीजिए, मेरे पास से आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ क्लोज कर देता हूँ क्योंकि किसी भी वक्त मीटिंग एंड हो सकती है। तो टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ। अल्लाह।